एपिसोड के शुरू में हम पियोवोल के पास एक लड़के को छुपा हुआ देखते हैं, पर तभी उसके ऊपर कोई स्पीयर से हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर पियोवोल काफी ज्यादा घबरा गया था। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपनी स्पीयर जमीन में गड़ाई हुई थी और वह जमीन में से अपनी स्पीयर और जिस आदमी को मारा था दोनों को ही बाहर निकालता है और कहता है कि तो ये बात सच है कि यहाँ पर असैसिन्स छुपे हुए हैं। इस आदमी का नाम है जीनोक। जीनोक कह रहा था कि आखिर असैसिन्स की हिम्मत कैसे हुई किंगचेंग माउंटेन में आकर छुपने की। लगता है कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वो यहाँ पर आए हैं किंगचेंग सेट को इन्वेड करने। उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर मार डालो। और उसके जितने भी लोग थे वो सभी इसी काम पर ही लग जाते हैं। और ये सब पियोवोल और बाकी सब भी सुन पा रहे थे और वो समझ चुके थे कि वो अभी एक डिसएडवांटेज पर आ चुके हैं, इसलिए वो अभी का भी रिट्रीट करने का फैसला करते हैं। और अचानक ही जब जीनो के लोग ढूंढ रहे होते हैं, सभी के सभी एक साथ ही जमीन से निकलकर भागने लगते हैं और वो सभी अलग अलग दिशाओं में भागते हैं और प्लान करते हैं कि बाद में जाकर मिलेंगे। पर जीनोक उन्हें कहाँ इतनी आसानी से जाने देने वाला था। जीनोक एक स्पीयर फेंक कर मारता है जिससे कि एक लड़का मारा जाता है और वो ऐसे एक एक करके 3-4 को मार देता है। और अब उसके निशाने पर था पियोवोल और वो पियोवोल के ऊपर भी स्पीयर को फेंकता है, पर पियोवोल समय रहते स्पीयर को अपने पैर से रोक देता है और एक इतनी जोर से किक मारता है कि स्पीयर डायरेक्ट जीनोक की तरफ ही जा रही थी, पर किसी को वो दिखाई नहीं देता और जीनोक भी इससे बाल बाल ही बचता है। स्पीयर बस उसके कान को छूकर निकल जाती है और पियोवोल ने इसी बीच कुछ को मार दिया था। पर इस सब से जीनोक और भी ज्यादा जोश में आ गया था और वो अपने लोगों को उन सभी को ही पकड़ने को कहता है, जैसे कि एक भी यहाँ से जिंदा बचकर जा ना पाए। पियोवोल अपने पीछे इतने लोगों को आता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि वो इतनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। और पियोवोल भागना शुरू करता है, पर यहाँ पर एक लड़का जिसको जीनोक ने स्पीयर मारा था वो रेंगते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर जीनोक उस तक पहुँच जाता है और वो लड़का कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, आखिर हमने गलत क्या किया है। तो जीनोक कहता है कि प्रेस्टिजियस किंगचेंग सेट को एक छोटा मोटा असैसिन होकर इन्वर्ट करने की कोशिश करना और यही तुम्हारी गलती है। और ये कहकर जीनोक उसे मार देता है। यहाँ पर पियोवोल भागे जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर जीनोक और उसके लोगों को उनके बारे में कैसे पता चला। वो सब तो यहाँ पर छुपे हुए थे और वो सब जब इस माउंटेन में आ रहे थे उन्होंने यहाँ पर एक सिंगल आदमी को भी नहीं देखा था। पर जीनोक ने कहा था कि तो ये बात सच है कि असैसिन्स यहीं पर ही छुपे हुए हैं, यानी किसने तो ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है। पर पियोवोल सोच रहा था कि बस उसे टारगेट की आइडेंटिटी पता है, तो आखिर इन्फॉर्मेशन किसने लीक करी होगी। पियोवोल के ध्यान में फिर आता है कि फोर्सोड या फिर उसके सबॉर्डिनेट्स वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब उनके ऊपर हमला होने से पहले ही वो यहाँ से निकल चुके हैं, ताकि हमारे साथ सारी एविडेंस भी खत्म हो जाए। और अभी तक पियोवोल के पीछे लोग पड़े हुए थे जो कि पियोवोल के पीछे से उसके ऊपर एरो से हमला कर रहे थे, जिनसे पियोवोल बचने की तो कोशिश कर रहा होता है, पर 2 एरोज आकर उसका चेस्ट पर लगती है। पर पियोवोल फिर भी गिरते पड़ते हुए भागता ही रहता है और सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। क्या सेट ऑफ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई गद्दार है या फिर रिक्वेस्टर ने ही अपनी माइंड चेंज कर दी है। पियोवोल को कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि ब्लड सेट ऑफ ग्रुप ने उन्हें यहाँ पर अबंडन कर दिया है। उसके बाद एक सीन कट होता है और जीनोक के लोग पियोवोल को ढूंढते हुए किनारे पर आ चुके थे, पर पियोवोल उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उनमें से एक लड़का अलग होकर पियोवोल को ढूंढ रहा था, पर उसे भी पियोवोल कहीं पर भी नहीं मिलता। पर पियोवोल तभी ऊपर से उन्हीं 2 एरो से उसे मार देता है। पियोवोल सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पर अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तभी पीछे से और भी ज्यादा लोग आने लगते हैं, जो देखकर पियोवोल पानी में कूद जाता है और पानी से बाहर आने के बाद उसे एक पत्थर पर एक कोड लिखी हुई दिखती है, जहाँ पर लिखा था कि 600 मीटर नॉर्थ की ओर, और पियोवोल उस तरफ ही निकल जाता है। तो उसे आगे जाकर एक और पत्थर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था 1.2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। पर यहाँ पर खून बहुत ज्यादा था, जो देखकर पियोवोल सोच रहा था कि क्या इसे जिसने लिखा है वह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। और इतने खून देखकर उसे लगने लगता है कि शायद कुछ ज्यादा ही वो इंजर्ड हो गया होगा। पियोवोल फिर नोटिस करता है कि यहाँ पर भी उसे कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं और पियोवोल बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि कुछ असैसिन्स को मारने के लिए यहाँ पर इतने लोगों को तैनात किया गया है। पर पियोवोल ने यहाँ पर यह भी नोटिस किया है कि यहाँ पर डिफरेंट यूनिफॉर्म पहने लोग मौजूद है जो कि उसके पीछे पड़े हैं, यानी यहाँ पर डिफरेंट क्लान्स के लोग मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पर यह सब बहुत ही बड़े स्केल में किया जा रहा है और हो सकता है कि इस समय ब्लड सेट ग्रुप भी इन्वॉल्व हो।
पर तभी प्योवल के नोटिस करने से पहले ही उसके पीछे से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि प्योवल डॉज कर देता है और वो देखता है कि ये थी लीमिन और वो प्योवल को देखकर खुश होती है। पर वो तभी गिरने लगती है, जिसे कि प्योवल पकड़ लेता है और वो नोटिस करता है कि लीमिन सीरियसली इंजर्ड है और इस रेड से उसके डेथ भी जल्दी हो सकती है। प्योवल फिर पूछता है कि आखिर बाकी लोग कहाँ पर है, तो लीमिन बताती है कि लगभग सभी की मौत हो चुकी है। तो प्योवल पूछता है कि सोयल और सॉन्ग का क्या हुआ, तो लीमिन बताती है कि उसे उनके बारे में नहीं पता है क्योंकि वो सभी अलग अलग हो गए हैं। पर वो ये भी बताती है कि सोयल और सॉन्ग पीछे रुके हुए थे ताकि बाकी लोग यहाँ से निकल पाए और उनकी जान बच पाए। लीमिन फिर बेहोश होने लगती है, तो प्योवल उसे कहता है कि उसके डेथ जल्दी ही हो जाएगी। तो लीमिन कहती है कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता है। तो प्योवल पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, क्या वो जीना नहीं चाहती। तो लीमिन कहती है कि वो जीना तो चाहती है, क्या प्योवल उसे बचा सकता है। तो प्योवल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तो लीमिन कहती है कि वो इसी वजह से हार मान चुकी है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बॉडी अभी किस स्थिति में है, पर उसे खुशी है कि उसे यहाँ पर अकेले मरना नहीं पड़ेगा। और वो प्योवल से पूछती है कि क्या वो उसके आखिर तक उसके साथ रहेगा। तो प्योवल हाँ कहता है। लीमिन फिर कहती है कि क्या उसकी डेथ ऐसे ही हो जाएगी, इतना कुछ करके सरवाइव करने के बाद उन्हें ऐसे ही मरना पड़ेगा। आखिर कौन क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसे हम जानते तक नहीं, उसने मेरे लाइफ को कंट्रोल कर दिया और मुझे फोर्स किया एक ऐसे फोर्स के सामने जाने के लिए जिसे हराना नामुमकिन है। मैं आशा करती हूँ कि उन्हें भी एक दिन ऐसा ही कुछ फील हो जैसा कि आज मैं फील कर रही हूँ। तो प्योवल कहता है कि यह सब हुआ है गुसेंग की वजह से। तो लीमिन कहती है क्या कहा तुमने। तो प्योवल बताता है कि उनका असैसिनेशन टारगेट है गुसेंग, जो कि किंगचेंग सेक्ट का है। किसी ने ब्लड शैडो ग्रुप को रिक्वेस्ट किया था किंगचेंग सेक्ट के गुसेंग को मारने का और इसी वजह से हमें अगवा करके असैसिन बनाया गया। और जबकि हम लोग अभी यहाँ पर यूजलेस हो चुके हैं, वो हमारे अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं। प्योवल लास्ट में कहता है कि जब तक मैं सरवाइव करूंगा, मैं ढूंढ कर रहूंगा कि आखिर किसने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। मैं उन्हें ढूंढकर मेरा बदला लेकर रहूंगा, अगर ये मेरा आखिरी काम हुआ तब भी। तो लीमिन कहती है कि अगर तुम यह बात कह रहे हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और वह प्योवल को कहती है कि वो जीना चाहती है और वह प्योवल को लास्ट में उसका पूरा नाम बोलने को बोलती है। और प्योवल जैसे ही उसका पूरा नाम ली सियोलमिन कहता है, लीमिन कहती है कि वो अपना नाम प्योवल के मुंह से सुनना चाह रही थी और ये कहने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। प्योवल कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर ये सब किसने प्लान किया था, पर मैं उन्हें ढूंढकर इस दुनिया से मिटा कर ही रहूंगा। अब बस देखना कि मैं क्या क्या करता हूँ। लीमिन के डेथ के बाद प्योवल गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता है कि यह सब किसने प्लान किया था, पर मैं उन्हें इस दुनिया से मिटा कर ही रहूंगा। अब बस देखना कि मैं क्या क्या करता हूँ। उसके बाद सीन फोकस करता है फोर्थ स्वॉर्ड और जुयांग के ऊपर। फोर्थ स्वॉर्ड बताता है कि उन्होंने एक इनएस्केपेबल नेट को सेट कर दिया है, तो उनका सर्वाइव करना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। ये सुनकर जुयांग कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो यह एक वेस्ट होगा। यह सोचना कि उन्हें इतने अच्छे तरीके से बड़ा करने के बाद हमें उन्हें ऐसे फेंकना पड़ रहा है। जुयांग ये भी कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि उसे इन बच्चों को एक पॉन्स की तरह यूज करके फेंकना पड़ेगा, पर उसने ये सोचा नहीं था कि उसे बिना यूज किए ही उसे फेंकना पड़ेगा। फोर्थ स्वॉर्ड फिर कहता है कि उसके हिसाब से ये जगह खतरे में है क्योंकि रिक्वेस्टर अभी एविडेंस यानी बच्चों को खत्म कर रही है, और अगर उनका प्लान है एविडेंस को पूरी तरीके से खत्म करना, तो क्या वो प्लान नहीं कर रहे होंगे हमें ही मारने की, ताकि उनका ये सीक्रेट कभी भी किसी के सामने ना आए। जुयांग कहता है कि फोर्थ स्वॉर्ड जो कह रहा है वो एक सेंस बनाती है, पर वो कभी इस जगह को ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी बस उन्हें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए जब तक ये तूफान खत्म नहीं हो जाता। फोर्थ स्वॉर्ड पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि आखिर ये रिक्वेस्ट किसने करी है। तो जुयांग कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कभी भी पता लगा सकता है, पर उन्हें हमेशा ही एक लाइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। और ऐसे भी रिक्वेस्टर ने इसके बारे में उन्हें एक मैसेज भेजकर एक वार्निंग दी थी, तो उनके पास अभी कोई रीजन नहीं है बिना किसी वजह के लाइन को क्रॉस करने की। तभी जुयांग के हाथ में जो लेटर थी उसमें से एक महक निकलने लगती है, और ये कोई ऐसी वैसी महक नहीं है, ये एक ट्रैकिंग इंसेंस है जिसके मदद से किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। और अब इस लेटर में ट्रैकिंग इंसेंस है, मतलब कोई उन्हें यहाँ पर ट्रैक कर रहा है। तभी उसी हॉल में जुयांग के गार्ड्स आ पहुंचते हैं जो कि दुश्मन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर दुश्मन को संभालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है और वह बस पीछे खिसकते जा रहे हैं। और उन सब में लिम भी थे जो कि सबको रिट्रीट करने को कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आया है वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम इंट्रूडर्स को देखते हैं जिनका कमांडर उन्हें ऑर्डर देता है कि
सारे फिल्दी असासिन्स को यहाँ पर मार दो, किसी को भी यहाँ पर जिंदा मत छोड़ना। जू यांग कहता है फोर्सवुड, लगता है कि तुम जो कह रहे थे वो सही था। फोर्सवुड कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, पर जू यांग पूछता है कि कहाँ पर। उनके ऊपर हमला किया गया है उसे मारने के लिए, तो वो जहाँ पर भी जाएगा वो उनके पीछे ही आएंगे, तो अभी उसके पास तो कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा है। जू यांग फिर कहता है कि इस बार उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है और इस बार मैं दिखाऊंगा कि लाइन क्रॉस करने के बाद क्या होता है। और वो अपना स्वॉर्ड निकलकर बड़े तेजी से आगे बढ़ता है और बहुतों के सर को काट कर उड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे काटने आओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और वो अपने फोर्स को ऑर्डर देता है कि सभी थोड़े और समय के लिए टिके रहो, हम लोग जीत सकते हैं जब तक हम लोग यहाँ पर हार नहीं मानते। तभी कोई आकर कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास इसका कोई मौका नहीं होगा। और वो आते ही किसी स्पेल का यूज करके हमला करती है, जो देखकर जू यांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके स्पेल को रोकने के लिए हमला करता है, पर वो हमले को रोक नहीं पाता और उसे भी बहुत सी चोटें आती है। जू यांग सोच रहा था कि इतनी पावर, आखिर तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि यह एमी सेक्ट की लाइफ एंडिंग टॉक्सिक हार्ट जियोंगहुआ। जियोंगहुआ फिर कहती है कि आखिर एक पिद्दू से असासिन की हिम्मत कैसे हुई यह पूछने की कि आखिर मैं कौन हूँ। और जू यांग जियोंगहुआ को अपने सामने देखकर पहचान लेता है कि ये जियोंगहुआ है एमी सेक्ट की, और वो उसके आइडेंटिटी रिवील करने ही जा रहा था। जियोंगहुआ उसे वार्न करती है, अगर उसने आगे एक और शब्द भी कहा तो वो उसका जबान खींच लेगी। जू यांग सोचने लगता है कि यह सोचने की रिक्वेस्टर एमी सेक्ट होगी, उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। पर अभी अगर वो ध्यान से सोचे तो उसे समझ में आने लगता है और वो कहता है कि उसे पहले से पता होना चाहिए था कि सबके पीछे एमी सेक्ट होगी। और अभी उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने रिक्वेस्टर कौन है उसके बारे में पता नहीं लगाया, और वो भी ये सोच कर के वो लाइन क्रॉस कर देगा और उसकी एक गलत चॉइस की वजह से ये जगह एक डिजास्टर बन चुकी है। जू यांग फिर कहता है कि मैं हूँ जू यांग, अगर मुझे यहाँ पर मरना ही होगा तो मैं यहाँ पर अकेला नहीं मरूंगा। और वो अपना स्वॉर्ड निकालकर जियोंगहुआ की ओर बढ़ता है। जियोंगहुआ यह देखकर कहती है कि आखिर एक छोटे मोटे असासिन्स की इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। और वो इतना कह ही रही थी कि जू यांग फुल फोर्स से जियोंगहुआ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जियोंगहुआ रोक तो देती है, पर उसने एक छोटे असासिन के ग्रुप के लीडर से इतने हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वह खुद को काफी खुशकिस्मत मानती है कि वो जू यांग से दिन में लड़ाई कर रही है, क्योंकि अगर जू यांग उनके ऊपर रात के अंधेरे में हमला करता तो उनके लिए मुश्किलें हो सकती थी। और वो जू यांग और उसके ग्रुप को ऐसे छोड़ नहीं सकते, उनसे भी कोई यहाँ पर मरना पड़ेगा। और वो फाइनली जू यांग के ऊपर हमला करती है, जिसे कि ऑब्वियसली जू यांग रोक नहीं पाता और दूर छिटक जाता है। और अब जू यांग समझ चुका था कि उसके डेथ निश्चित हो चुकी है और यह ब्लड शैडो ग्रुप का अंत है। जू यांग सोच रहा होता है कि वो यहाँ तक ब्लड शैडो ग्रुप को लाने में कामयाब रहा था, जिसके बदले उसने काउंटलेस लोगों की जान भी ली है। और जू यांग ने सोचा था कि वो एक दिन 100 रेथ यूनियन को भी हरा देगा, जिसे जियांगू के बड़े बड़े ग्रुप्स भी अवॉइड करते हैं। पर लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर जू यांग फिर भी अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाह रहा था और वो कहता है कि मैं ब्लड शैडो ग्रुप का कैप्टन हूँ और मैं आखिर तक सरवाइव करूंगा। और वो जैसे हमला करने जाता है, उसके सामने हमने जिस पहले कमांडर को देखा था वो स्टॉर्म टाइप का अटैक करता है और जू यांग के पैर को काट देता है, जिससे कि जू यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर वो इसे डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और जियोंगहुआ उसके ऊपर हमला करके उसे सीरियसली इंजर्ड कर देती है। और अपने लीडर को इस हाल में देखकर उसके लोगों की भी मोरल डाउन होने लगी थी। तभी उस जगह पर एमए सेक्ट के लीडर आ जाती हैं, जिन्हें देखते जियोंगहुआ मास्टर कहकर ग्रीट करती है। लीडर पूछते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है इन कुछ असासिन्स को मारने के लिए। तो जियोंगहुआ बताती है कि उसने जितना सोचा था ये उसे थोड़े ज़्यादा बेहतर निकले, इसलिए उसे यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया। पर यहाँ पर जू यांग लीडर को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वह कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। एमए सेक्ट ने हमें रिक्वेस्ट किया था और तुम लोगों ने हमारे साथ ये सब कर दिया। तुम लोग तो जानवर से भी गए गुजरे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। लीडर को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लाठी मारकर उसके सर पे उसे मार देती है। और फिर वो कहती है कि आखिर कचरे का ढेर किस बारे में बात कर रहा था, चलो जल्दी से बाकियों को यहाँ पर निपटा दो। इस तरफ हम लीम को देखते हैं, जिसके ऊपर पीछे से किसी ने हमला कर दिया था और वो भी मरने के कागार पर आ चुके हैं। लीम सोच रहे होते हैं कि जब से एबेस ऑफ नाइन कैलामिटीज लीडर बनी है, उन्होंने अपने फोर्स को बहुत ही जल्दी बढ़ाना शुरू कर दिया है और वो अभी सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और फिर वो उससे उसका नाम पूछते हैं जिसने उसे मारा है और हम देखते हैं कि ये थी सियोल रेन। और सियोल रेन का नाम सुनकर लीम कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि लीडर की एक डिसिपल है
जिसके पास एंजल जैसी ब्यूटी और काफ़ी हाई लेवल की इंटेलिजेंस है। सियोल रेन कहती है कि ये कुछ र्यूमर्स है जो कि लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। लिम कह रहे होते हैं कि वो कई दशकों से एक अससीन है, पर वो फिर भी एमेक सेक्ट के एक डिसिपल के सामने टिक नहीं पाए और फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। पर सियोल रेन को बात करता हुआ देखकर जियोंगुआ गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर सियोल रेन एक अससीन के साथ बात क्यों कर रही है। तभी फोर्थ सोर्ड को घसीटकर लीडर के सामने लाया जाता है और बताया जाता है कि यही रेस्पॉन्सिबल है जिसने न्यूली रेज अससिन्स को लेकर किंगचेंग माउंटेन गया था। लीडर पूछते हैं कि आखिर वो कितने अससिन्स को लेकर गया था, पर फोर्थ सोर्ड उल्टा पूछता है कि आखिर वो क्यों जानना चाहती है। तो लीडर कहते हैं कि तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पूछा गया है उसका जवाब दो। फोर्थ सोर्ड कहता है कि उसे पता नहीं है, और अगर उसे पता भी होता तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उन्होंने उनका ये हल किया है। लीडर गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो, और वो फोर्थ सोर्ड के सर पे हाथ रख के किसी पावर का यूज करती है, जैसे कि फोर्थ सोर्ड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो कहता है कि उसके साथ 28 अससिन थे और फोर्थ सोर्ड लीडर से उसे मार देने को भी कहता है क्योंकि वो इतना दर्द सह नहीं पा रहा, और लीडर बिना कुछ सोचे उसे मार देती है। और जियोंगुआ से पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने अससिन्स को मारा है, तो जियोंगुआ बताती है कि 24। इसीलिए लीडर ऑर्डर देती है कि बाकी 4 को ढूंढकर उन्हें मार दो। लीडर फिर सियोल रेन को कहती है कि अब से उसका रोल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और वो जल्दी ही किसी को किंगचेंग सेक्ट भेजेंगे डेट को सेट करने के लिए, पर वो तब तक सियोल रेन को अपने दिल और दिमाग को शादी के लिए तैयार करने को बोलती है। और वो ये भी कहती है कि ये सब जो किया जा रहा है ये सब सेट के लिए किया जा रहा है। उसके बाद रात को हम प्योवोल को देखते हैं जो कि किंगचेंग सेट के ऊपर नजर रखे हुए था। प्योवोल नोटिस करता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, इसलिए प्योवोल साइड से घुसने की सोचता है, पर वह वहाँ पर भी जाकर देखता है कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। प्योवोल सोच रहा होता है कि अगर वह मुझे एक नेचुरल एनिमी बनाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ उनका नेचुरल एनिमी बनने के लिए। अगले दिन सुबह हम एक लड़के को किंगचेंग सेक्ट से बाहर जाते हुए देखते हैं जो कि अर्ब्स कलेक्ट करने जा रहा था। तो गार्ड्स पूछते हैं कि आज वो फिर से जा रहा है, वो कल भी तो गया था। तो वो लड़का बताता है कि उसे कहा गया है कि उनके पास अभी जितना हो सके उतना अच्छा होगा क्योंकि पता नहीं कि कब क्या हो जाए। पर गार्ड्स कहते हैं कि शायद कुछ भी नहीं होगा, पर वो फिर भी उस लड़के को सावधान रहने को कहते हैं। तो वो लड़का कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत होगी किंगचेंग सेट के लोगों को टच करने की। उसके बाद वो लड़का जंगल में पहुंच जाता है अर्ब्स को कलेक्ट करने, और वो आसपास अर्ब्स को ढूंढने लग जाता है, पर तभी उसके पीछे से उसके ऊपर प्योवोल हमला करके उस लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का डर जाता है और पूछता है कि आखिर वो कौन है, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हो गई किंगचेंग माउंटेन में आकर ऐसा कुछ करने की। प्योवोल पहले उसके थाई पर एक कट लगाता है और पूछता है कि क्या वो किंगचेंग सेट का डिसिपल है, अगर है तो वो सर हिलाए, और वो लड़का सर हिलाकर हाँ कहता है। प्योवोल फिर कहता है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ तो मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें ऐसे और कर सकता हूँ कि तुम्हारे कुछ सोचने से पहले ही मैं तुम्हारा सर काट कर जमीन में फेंक दूंगा। प्योवोल फिर उसे छोड़ देता है और पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो कौन है। तो वो लड़का बताता है कि उसका नाम है डोजिन और वो किंगचेंग सेट का 3rd जनरेशन डिसिपल है। प्योवोल फिर पूछता है कि गुसेंग किस तरीके का आदमी है। डोजिन ने सुनकर चौंकता है और कहता है कि क्या तुम सीनियर ब्रदर गुसेंग के बारे में बात कर रहे हो जो कि किंगचेंग सेट का लॉन्च स्टार है। प्योवोल पूछता है कि लॉन्च स्टार ऑफ किंगचेंग मतलब। तो डोजिन बताता है कि गुसेंग किंगचेंग सेट का सबसे बड़ा होप है जिसने किंगचेंग सेट के मोस्ट ऑफ द मार्शल आर्ट्स को सीख लिया है और वो अभी एक हाई स्टेज पर पहुंच चुका है। और अभी ये भी सुनने में आया है कि किंगचेंग सेट के फॉर्मर मास्टर्स ने भी अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाया है और उन्हें अपनी टीचिंग्स दी है। प्योवोल ये सुनकर पहले सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि गुसेंग कोई साधारण आदमी है नहीं, पर प्योवोल फिर सोचता है कि उसे इतना तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था क्योंकि उन्होंने बस उसे मारने के लिए 7 साल की ट्रेनिंग करी है। डोजिन फिर कहता है कि मुझे जो भी पता था मैंने बता दिया है तो मुझे अभी जाने दो। पर तभी प्योवोल कुछ करता है जिससे कि डोजिन अपने शरीर को अपने हिसाब से हिला नहीं पाता, पर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि प्योवोल यहाँ पर कुछ तो कर रहा है, जो देखकर डोजिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो यहाँ से निकलना चाह रहा था। पर तभी वो देखता है कि प्योवोल ने अपना चेहरा उसके चेहरे जैसा कर लिया है, जो देखकर डोजिन पूरा डर गया था। वहीं पर प्योवोल सोच रहा था कि अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो उसका चेहरा थोड़ा बहुत डोजिन से अलग है, पर इसे पहली बार में देखने पर किसी को भी पता नहीं चलेगा। डोजिन ये सब देखकर सोच रहा था आखिर वो यहाँ पर क्या करने की सोच रहा है, कहीं वो
और उसके बाद प्योवल पहुंच जाता है किंग चैंग सेक्ट में। पर प्योवल जो कि डोजिन बनकर आया था, उसे इतनी जल्दी वापस आता हुआ देखकर गार्ड्स पूछते हैं कि क्या हुआ, वो आज इतनी जल्दी वापस आ गया। तो प्योवल बताता है कि वो कुछ लेना भूल गया था, तो वो यहाँ पर वही लेने आया है। और वो ये कहकर सेक्ट के अंदर एंट्री ले लेता है। सेक्ट के अंदर आते ही उसे यहाँ पर बहुत से आम लोग और गार्ड्स दिखाई देते हैं और यहाँ पर बिल्कुल आम चहल पहल थी। और उनके बीच में से होते हुए प्योवल पहुंच जाता है गुसेंग के घर के सामने। उसके बाद हमें किंग चैंग सेक्ट के सैंकिंग पैलेस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर कुछ हाई लेवल के लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। किंग चैंग सेक्ट के लीडर सेंट ऑफ मार्शल स्पिरिट पूछते हैं कि क्या अभी बाहर की सिचुएशन शांत हो गई है। तो सेकंड इन कमांड जिन प्योंग कहते हैं कि असैसिन्स का ट्रैकिंग जल्दी ही खत्म होगी। लीडर फिर कहते हैं कि आखिर एक छोटे से असैसिन के ग्रुप ने हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे करी, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब एक्सेप्टेबल है जूनियर ब्रदर। तो जूनियर ब्रदर यानी जिन प्योंग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और उनके हिसाब से किसी ने यह सब प्लॉट किया है। लीडर पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है ये कौन कर सकता है। तो जिन प्योंग बताते हैं कि अभी बहुत ही जल्दी होगा बताना, क्योंकि उनके पास अभी एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ डिसिपल्स को भेजा है। तो वहाँ पर मौजूद सीनियर ब्रदर कहते हैं कि जूनियर ब्रदर से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर वो ये भी कहते हैं कि जिसने भी यह सब किया है उसे माफ़ किया नहीं जा सकता। और यह किंग चैंग सेक्ट के ग्रेटेस्ट वॉरियर सेंट ऑफ मार्शियल जस्टिस। सीनियर ब्रदर आगे कहते हैं कि सेक्ट अभी क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पर है और इस बार कुछ करना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। पर जिन प्योंग कहते हैं कि चिंता मत करो, इस बार सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एक समय पर पूरे जियांगू के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया था, जिसमें सेलेस्टियस डीमन यूनियन ने हमला कर दिया था और वह पूरे जियांगू के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। इसलिए उस समय के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट ली गुआग ने एक प्रोविडेंस एलायंस बिल्ड करी थी। और जिन लोगों ने खुद को एलायंस में शामिल किया था, जैसे कि दी शाओलिन टेम्पल, वुडेंग सेक्ट एंड द बाउंटहुआ सेक्ट, और उन्हें बाद में जाकर इसके वजह से बहुत कुछ मिला और अपनी ग्लोरी भी उन्हें वापस मिली। पर कुछ लोगों ने इसमें मदद नहीं करी थी, जैसे कि किंग चैंग सेक्ट और दी एमई सेक्ट, और वो बस आगे जाकर एक ग्रेट फैमिली बनकर ही रह गए और उनके वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। लीडर फिर कहते हैं कि अगर हमें उन्हें कैचअप करना है तो वो ऐसे किसी वजह से पीछे नहीं रह सकते। जिन प्योंग कहते हैं कि अगर चीज़ें प्लान के हिसाब से जाती है तो हम उन्हें 10 साल के अंदर ही कैचअप कर लेंगे। सीनियर ब्रदर फिर कहते हैं कि हम सभी बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास जिन प्योंग जैसा कोई डिपेंडेबल है। और वो ये भी कहते हैं कि जिन प्योंग जितने टैलेंटेड है, उनके बेटे भी उतने ही टैलेंटेड है और उनके बेटे का ही नाम है गुसेंग। सीनियर ब्रदर आगे पूछते हैं कि अभी गुसेंग क्या कर रहा है, उसने खुद को अभी भी बाहरी दुनिया से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जिन प्योंग सोचने लगते हैं कि उन्हें जितना पता है, गुसेंग ने खुद को आइसोलेट कर लिया है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके एक प्रायश्चित के सोच के साथ। और उसके बाद हम गुसेंग को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग रूम में बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था। जिन प्योंग सबसे माफ़ी मांगते हैं कि वो अपने बेटे को सही से बड़ा नहीं कर पाए हैं। पर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि लड़के इस उम्र में कुछ ऐसा ही करते हैं तो उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सोसाइटी चाहे कुछ भी कहे, गुसेंग के पास एक ट्रू टैलेंट है। अगर उसे सही से बड़ा किया गया तो वो भी आगे जाकर 3 ग्रेट सेक्ट, शाओलिन टेम्पल, वुडेंग सेक्ट एंड माउंटहुआ सेक्ट के सक्सेसर के लेवल तक पहुंच पाएगा और सभी लोग इसमें हावी भरते हैं। लीडर फिर जिन प्योंग से पूछते हैं कि उन्होंने सुना है कि उन्होंने एमए सेक्ट के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिन प्योंग कहते हैं कि हाँ, यह बात सच है और ऐसे भी एमए सेक्ट बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ब्राइड है वो एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज की यंगेस्ट डिसिपल है और र्यूमर्स ऐसी है कि उसके पास ब्यूटी के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है, तो वह गुसेंग के लिए बिल्कुल सही रहेगी। पर जिन प्योंग अभी एक बात को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि एमए सेक्ट की लीडर काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी है कि वो कैसे भी करके किंग चैंग सेक्ट तक पहुंचेंगी। तो अगर गुसेंग की शादी एमए सेक्ट के डिसिपल के साथ होती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि एमए सेक्ट उन्हें पूरा खा जाए, और इसी वजह से ही वो कब से इस मैरिज प्रपोजल को ठुकराते हुए आ रहे थे। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची है, वो सिचुआन जैसे छोटे जगह पर हमेशा दुश्मन बनकर नहीं रह सकते। और क्योंकि गुसेंग किंग चैंग सेक्ट का लास्ट होप है, वो सब गुसेंग की स्पेशल केयर करेंगे। उसके बाद हम प्योवल को देखते हैं जो कि गुसेंग के घर के बाहर ही खड़ा था और वो खड़ा होकर सोच रहा था कि वो पहली बार यहाँ पर आया है, पर इस जगह की लेआउट बिल्कुल अंडरग्राउंड जैसी है। प्योवल फिर चारों तरफ घूमकर इसे अच्छे से देखने लगता है और वो सोच रहा था कि अगर गेट यहाँ पर टाइटली बंद भी होंगे तब भी उसे अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी प्योवल किसी को आता हुआ सेंस करता है और वो ये सेंस कर छत पर चढ़ जाता है। और ये थे 2 गार्ड्स जो कि गुसेंग के बारे में ही बात कर रहे थे।
और उनके बातों से हमें यह पता चलता है कि इन गार्ड्स को शक है कि गुसेंग फिर से एक और लड़की लेकर आया है और वह यहाँ पर सिक्लूजन ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियां लाता है। और इस बार उन्हें डाउट है कि गुसेंग उन्हीं के ही सेक्ट के डिसिपल को लेकर आया है और सभी को ही कम ज्यादा इसके बारे में पता है, पर कोई भी डर के मारे अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि अगर उन्होंने इसके बारे में कभी भी कुछ भी कहा तो उन्हें मार दिया जाएगा। पर यह बातें सुनकर पियोवल को बिलीव करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कोई भी शो ट्रेनिंग हॉल में लड़की लेकर क्यों आएगा। और फिर एक सीन कट होता है और अभी रात हो चुकी थी और पियोवल भी पहुंच चुका है गुसेंग के ट्रेनिंग हॉल के सामने उसे मारने के लिए। पियोवल को देखते हैं जो कि गुसेंग के ट्रेनिंग हॉल के सामने खड़ा था और वो यहाँ पर आया है गुसेंग को मारने के लिए। और फिर वो बड़े तेजी से अंदर घुस जाता है, पर उसे पहले वाले कमरे में कोई भी नहीं मिलता। पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे खिड़की दिखाई देती है और खिड़की में से देखने पर उसे कमरे में गुसेंग सोया हुआ था। पर पियोवल डायरेक्ट ना जाकर सीलिंग पर चढ़कर जाता है और ऊपर के स्काईलाइट से गुसेंग को देखता है और वो देखता है कि गुसेंग यहाँ पर एक लड़की के साथ सो रहा है। पर पियोवल इतने ऊपर होने के बाद भी और गुसेंग का सोए होने के बावजूद वो ये फील कर पा रहा था कि गुसेंग एक और ही लेवल पर है। उसके सामने तो ब्लड शैडो ग्रुप का कैप्टन जुयांग भी कुछ नहीं है। पर पियोवल ये भी जानता है कि गुसेंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो आखिर में एक इंसानी है। तो अगर उसका डेथ प्रेशर पॉइंट्स पर वार किया जाता है या फिर उसे स्टैब किया जाता है तो वह मारा जाएगा। इसलिए वो ऊपर से रस्सी का एक फंदा बनाकर उसके ऊपर फेंकता है ताकि वो इसके मदद से गुसेंग का गला घोंटकर उसे मार सके। और ये काम भी कर रहा था, पर तभी गुसेंग की नींद खुल जाती है और उसमें से एक मैसिव एनर्जी निकलती है। पर पियोवल उसे फिर भी ऊपर की ओर खींचता है ताकि उसका दम घुट जाए। पर गुसेंग अपने हाथ को एक सोर्ड की तरह यूज करके उस रस्सी को काट देता है और अब पियोवल भी नीचे आ चुका था। गुसेंग उसे देखकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, पर वह कुछ भी नहीं कहता और अपने डैगर को निकालकर आगे बढ़ता है गुसेंग को मारने के लिए। पर गुसेंग उसके डैगर को बस अपनी उंगली से ही रोक देता है, जो देख पियोवल अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और गुसेंग उसे एक पंच मारता है जिससे कि पियोवल दूर छिटक जाता है। और अब बारी थी गुसेंग के हमला करने की और वो अपने हाथ को एक सोर्ड की तरह यूज करके हमला करने के लिए आता है, जिसे कि पियोवल दोनों ही डैगर से रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसकी पूरी जान निकली जा रही थी। पर गुसेंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पर कोई भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। पियोवल मन ही मन कह रहा था कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो बस गुसेंग के हमलों को ब्लॉक करते हुए ही बेहोश हो जाएगा और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपने खाली हाथों से ऐसा कुछ भी कर सकता है। और उसे अब तक ये भी समझ में आ चुका था कि वो ऐसे लगातार ब्लॉक नहीं कर सकता, उसे जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। इसलिए पियोवल अपने एक नाइफ को नीचे फेंककर उसे किक मारता है गुसेंग के ऊपर, पर इसे भी गुसेंग अपने उंगलियों से ही रोक देता है। पर गुसेंग कहता है कि पियोवल काफी अच्छा है, उसे पता है कि आखिर कैसे ट्रिक्स को यूज किया जाता है। गुसेंग फिर पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर पियोवल कुछ भी नहीं कहता। तो गुसेंग कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर उस लड़की के फादर ने भेजा है। पर पियोवल समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर गुसेंग किसके बात कर रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि गुसेंग के लिए मार्शल आर्ट्स को सीखना बहुत ही ज्यादा आसान था, इसलिए उसे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, क्योंकि उसे अभी तक इसमें कुछ भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ा है। पर एक दिन उन्हीं के सेक्ट की एक लड़की आकर उसके तारीफ करती है कि वो काफी अच्छा करता है और गुसेंग को पहली नजर में ही वो लड़की पसंद आ जाती है और यहाँ से ही गुसेंग की लड़कियों में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसके बाद से गुसेंग बहुत सी लड़कियों के साथ रात बिता चुका है। पर एक दिन रात को जब वो ड्रंक था, उसने एक लड़की को उसे पार करके जाता हुआ देखा, जिसे देखते ही गुसेंग का दिल उस पर आ गया था और वह जबरदस्ती उस लड़की को लेकर चला गया और उसके साथ गलत काम किया। पर इस सब की वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर ली। पर गुसेंग को जैसे ही होश आया, वो समझ गया था कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और उसने अपनी गलती को माना भी। इसलिए उसे सजा के तौर पर ट्रेनिंग हॉल में अकेले एक साल रहने का ऑर्डर दिया गया और इसलिए ही गुसेंग अभी ट्रेनिंग हॉल में रहता है। और अभी प्रेजेंट में गुसेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और पूछ रहा था कि क्या पियोवल को उस लड़की के फादर ने यहाँ पर भेजा है उसे मारने के लिए। पर पियोवल को अभी भी नहीं पता है कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। पर अब गुसेंग की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसके सामने खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी जो एनर्जी है जो बाहर निकल रही है वह बहुत ही ज्यादा इंटेंस और टेरिफाइंग है। ऐसा लग रहा है कि गुसेंग के चारों तरफ से हजारों सोर्स निकल रही है। गुसेंग फिर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए और पियोवल ने यह देखा तो था, पर उसे हिलने का कोई मौका नहीं मिलता
और उसे हेड ऑन गुसेंग के हमले को रोकना पड़ता है। और उसके पावर और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि पियोवल बस वहाँ से बाल बाल बच पाता है। पर वह फाइनली अपने ट्रिक और अपने फुर्ती के मदद से गुसेंग के चीन पर एक किक मारने में कामयाब रहता है। पर गुसेंग इन सारे ट्रिक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो गया था। पर पियोवल बिना कोई टाइम वेस्ट किए गुसेंग के चेस्ट पर एम करके 2 डैगर्स को फेंकता है, जिसे गुसेंग बस अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है। गुसेंग फिर कहता है कि अभी तुम्हारे ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हो गई है, अभी समय आ गया है कि तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। और वह ज़ोरदार हमला करता है, जिससे कि पियोवल बस किसी तरह भागकर बच पाता है। पर गुसेंग उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। पर पियोवल किसी तरह आगे भागकर जाकर वहाँ पर जो सोर्स रखी हुई थी उनमें से 2 सोर्स को ले लेता है और उन्हें उठाकर गुसेंग के ऊपर फेंकना शुरू करता है, जिसे कि गुसेंग बड़े आसानी से डिफ्लेक्ट कर रहा था। पियोवल सोच रहा होता है कि उसे लगा ही था यह काम नहीं करेगा, पर अभी उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची है। उसे अभी लगातार हमले करते रहने पड़ेंगे और वो एक साथ बहुत सारे सोर्स को फेंकता है। पर तभी गुसेंग किंग चेंग सेट की सीक्रेट टेक्निक 72 सोर्ड वेब्स को यूज करता है और आगे बढ़ता है पियोवल के ऊपर हमला करने के लिए। और पियोवल उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर समझ चुका था कि यह बहुत ही बुरा है, पर वह खुद को बचाने के लिए यहाँ पर जो लड़की थी उसे हॉस्टेज की तरह यूज करने लगता है। पर गुसेंग फिर भी हमला करता है और पियोवल को उस लड़की से अलग कर देता है और वो अब तक पियोवल के पीछे आ चुका था उसे मारने के लिए, जो कि पियोवल ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिम ने उन्हें 3 मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखने को दिया था, जिससे कि पियोवल ने एक्सेप्ट किया था। और अभी प्रेजेंट में वह गुसेंग के इस हमले को रोक देता है, जो देखकर गुसेंग बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसके जैसा कोई इस हमले को कैसे रोक सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गुसेंग दोबारा से उसके ऊपर यही हमले का इस्तेमाल करता है और इस बार भी पियोवल उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि गुसेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वह पूछता है कि आखिर उसके जैसा कोई इन हमलों को कैसे रोक पा रहा है। यह तो किंग चेंग सेट की सीक्रेट टेक्निक है। पियोवल यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने ये टेक्निक सीखी है खुद को डिफेंड करने के लिए, ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँ। पर उसे यह भी पता है कि उसने इसे गुसेंग की तरह मास्टर नहीं किया है, पर वो इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वो उसके हर हमले को रोक सकता है। और फिर गुसेंग जैसे ही दोबारा इसी हमले का इस्तेमाल करता है, पियोवल जल्दी से स्विफ्ट माइंड्स का यूज़ करता है और ये बेसिकली एक क्लोन टेक्निक है। और जब गुसेंग नकलियों को मारने में बिजी रहता है, पियोवल आ जाता है उसके पीछे से हमला करने के लिए। पर गुसेंग ये देखकर जैसे ही उसके ओर मुड़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, पियोवल नीचे से आकर स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है। और ये गुसेंग बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे बिलीव करने का मौका तक मिलता है, क्योंकि इसी के साथ ही उसकी डेथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है और पियोवल को फाइनली जाकर चैन की सांस लेने का मौका मिलता है। और फिर अगले दिन ये खबर बहुत ही जल्दी सबके पास पहुंच जाती है और सभी भागे भागे ट्रेनिंग हॉल में पहुंचते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं जिन पियोंग, लीडर और सीनियर ब्रदर। जिन पियोंग अपने बेटे के डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सीनियर ब्रदर यहाँ पर लीडर को कहते हैं कि हमें उस लड़की को यहाँ पर निपटाना पड़ेगा, जो कि वहीं पर कोने में बैठकर रो रही थी। लीडर पूछते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। वो लड़की उन्हीं के सेट की एक डिसिपल है, तो क्या वो अपने सेट के लोगों को मारेंगे? तो सीनियर ब्रदर कहते हैं कि गुसेंग की रेपुटेशन सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर ये बात फैल गई कि गुसेंग ट्रेनिंग करते समय लड़की लाता था, तो गुसेंग के साथ साथ इस सेट की रेपुटेशन भी पूरी खत्म हो जाएंगी। तो उन्हें यहाँ पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीनियर ब्रदर आगे कहते हैं कि जिस असैसिन ने गुसेंग को मारा है उसे किसी ने तो हायर किया होगा, और जिसने भी हायर किया है उनका साथ गुसेंग के मरने से और किंग चेंग सेट के नीचे जाने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, पर वो कभी ऐसा होने नहीं दे सकते। और लीडर सोच रहे होते हैं कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए, पर तभी वहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट लोग आ पहुँचते हैं। लीडर सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, पर तभी वहाँ पर और कुछ लोग आकर पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सेट की रेपुटेशन कितनी ज़रूरी क्यों ना हो, यह कभी एक इंसान की ज़िंदगी से ज़रूरी नहीं हो सकती। और ऐसे भी ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की है नहीं, यह उन्हीं के सेट की एक डिसिपल है। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि क्या आप सभी को ऐसा लगता है अगर वो इस रेट से आगे बढ़ते रहे तो वो साउलिन या फिर वुडेंग सेक्ट से और भी ज़्यादा दूर होते जाएंगे और आखिर में जाकर एक छोटा मोटा सेक्ट बनकर रह जाएंगे। सभी इसके बारे में सोच ही रहे थे कि जिन पियोंग उस वर्ड को लेकर खड़े होते हैं जिससे कि गुसेंग को मारा गया था।
और वो जाते हैं सीधा उस लड़की के पास और कहते हैं कि हमारे सेट की एक डिसिप्लिन होने के नाते तुम समझ रही होगी, आखिर तुम अकेले यहाँ पर जिंदा क्यों बची, तुम्हें उसे अपनी लाइफ देकर प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी। वो लड़की रोते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है, पर जिनपियोंग कोई भी दया नहीं खाते और उसे मार देते हैं। लीडर ये देखकर जल्दी से भागकर जिनपियोंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्या कर दिया। तो जिनपियोंग पूछते हैं कि तो मुझे और क्या करना चाहिए था। गुसेंग बस किंगचंग साइड का हॉबी नहीं, मेरा सब कुछ था। उसका फादर होने के नाते मैं कैसे उसकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलने दे सकता था। आप लोगों को मुझे जो कहना है कह सकते हैं, मुझे गाली देना है दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं बेटे को बचा पा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये खबर जल्दी एमए सेट के लीडर के पास भी पहुंच जाती है और ये पढ़कर लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। लीडर कहती है कि एक आसासिन ने गुसेंग को मार दिया, पर आखिर ये कैसा हो गया है। एक इनएस्केपेबल नेट को तैयार किया गया था उन्हें पकड़ने के लिए, पर वो जाकर किंगचंग सेक्ट में छुपे रहे और गुसेंग को मार दिया। और लीडर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उनके वेडिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। पर अभी सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि अगर ये शादी हो जाती तो वो अपने प्लान पर काम करती और 10 सालों के अंदर किंगचंग सेक्ट पर अपना कंट्रोल ले लेती। जियोंगवा कहती है कि हमें उस असिस्टेंट को मारना ही पड़ेगा जिसने गुसेंग को मारा है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें सीक्रेट पता हो तो उन्हें मारना ही पड़ेगा। तो लीडर बताती है कि किंगचंग सेक्ट ने ऑलरेडी इस मैटर में उनकी मदद मांगी है और वो जियोंगवा को डिसिपल्स को लेकर इनएस्केपेबल नेट में जाने को कहती है। लीडर फिर सियोलरेन से पूछती है कि अब जबकि शादी नहीं हो रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होगी, पर सियोलरेन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर वो कैसे खुश हो सकती है ये जानकर कि उसने अपना हस्बैंड खो दिया है। लीडर कहती है क्या हस्बैंड? तो सियोलरेन कहती है कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया था तो वो मेरा हस्बैंड ही तो हुआ। और फिर उसके बाद वो सभी निकल जाते हैं। उसके बाद एक सीन कट होता है खेतों में जहाँ पर फार्मर्स खेती कर रहे थे और कुछ लोग अपना काम खत्म करके वापस जा रहे थे, पर तभी उन्हें कुछ गार्ड्स रोकते हैं। फार्मर पूछता है कि क्या हुआ, वो उसे ऐसे क्यों रोक रहे हैं। तो गार्ड कहता है कि एक क्रिमिनल ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है और फिर वो उस फार्मर को अपनी आईडी बताने को बोलते हैं। तो वो फार्मर बताता है कि उसका नाम है यांगचियोल और वह पास के ही गाँव में रहता है और अभी वो घर जा रहा है आज का काम खत्म करके। पर गार्ड्स पूछते हैं कि अभी तो बहुत ही जल्दी है, तो क्या उसका काम इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो यांगचियोल बताता है कि उसने सारे फसल को काट लिया है तो इसलिए आज का काम पूरा हो गया है। गार्ड्स फिर अपने कमांडर से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो फैसला करते हैं उसे जाने देने का। पर वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं पीछे वाला जो फार्मर था उसे देखकर कमांडर उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर उसका सिकल फसल काटने के बाद भी इतना ज़्यादा क्लीन क्यों है, क्योंकि अगर सिकल की मदद से फसल काटा गया होगा तो वो कभी इतना क्लीन नहीं हो सकता। और वो फार्मर इसका जवाब नहीं दे पाता, जैसे कि गार्ड्स को उसके ऊपर शक बढ़ने लगता है कि शायद यही वो अससीन है जिसके बाद एबेस ने करी थी। और वह कमांडर एक सिग्नल भेजता है और हम देखते हैं कि यह सच में पियोवोली है और गार्ड्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पियोवोल ने सभी को ही डाउन कर दिया है और अब बस उसके कमांडर को ही बचा कर रखा है उसे पूछताछ करने के लिए। पियोवोल फिर उसके बाद कुछ पतली धार के रस्सियों का यूज़ करके उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर ये एबेस कौन है। तो वो आदमी बताता है कि एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज एमए सेट के लीडर हैं। पियोवोल पूछता है कि क्या उन्होंने डायरेक्ट तुम्हें यह ऑर्डर दी थी। तो वो आदमी कहता है कि बस उसे ही नहीं बल्कि एमए सेट के सभी डिसिपल्स को ऑर्डर दिया गया था कि वो किंगचंग सेट की हेल्प करे अससिन को पकड़ने के लिए। पियोवोल पूछता है कि क्या एमए सेट के रिलेशन हमेशा से किंगचंग से इतना बेहतर थे। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन थे। तो ऐसा कुछ करने का ऑर्डर मिलना उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। ये कहने के बाद वो आदमी सोच रहा होता है कि मैंने पहले सिग्नल भेज दी है तो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आते ही होंगे, तो अगर मैं यहाँ पर और कुछ देर तक होल्ड करके रख पाता हूँ तो मैं यहाँ पर बच सकता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद पियोवोल सोच रहा होता है कि कोई ऐसा जो कि गुसेंग को जानता हो पर उसे डर लगता हो, पर ऐसा कोई हो जिसके पास 7 साल इन्वेस्ट करने का समय हो और इतना पैसा हो इतने बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो भी सिचुआन में। और वह कंफर्म हो जाता है कि उनके अससिन बनने के पीछे एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज ही है। तभी वहीं पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आप पहुंचते हैं जिन्हें देखकर कमांडर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर बच जाएगा। और फिर वो कहता है कि जबकि यहाँ पर सब लोग आ गए हैं तुम्हारी डेथ यहाँ पर ही हो जाएगी।
पर अगर तुम यहाँ पर जीना चाहते हो तो मुझे जाने दो। पर पियोवल उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देता है, पर उसके पीछे बाकी मार्शल आर्टिस्ट आकर हमला कर देते हैं। पियोवल कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसके बाद एक सीन कट होता है एक कैंप के ऊपर, जहाँ पर जियोंगवा बैठकर ये ऑर्डर दे रही थी कि कब कहाँ पर कैसे जाना है और उस असासिन को पकड़ना है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि असासिन फिर से मार्शल आर्टिस्ट को मारकर निकल गया है। ये सुनकर जियोंगवा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, क्योंकि पियोवल पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जियोंगवा सोचने लगते हैं कि जब भी जहाँ पर भी तुम जाते हो वहाँ पर कोई ना कोई होता है जो कि स्टैंड आउट करता है, पर एक छोटा सा असासिन ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। जियोंगवा फिर कहती है कि उस असासिन को पकड़ने के लिए हम अपने पूरे फोर्स का यूज करेंगे। पर तभी वहाँ पर सियोलेन आकर कहती है कि नहीं, हम ऐसे उसे पकड़ नहीं सकते। जियोंगवा सोचने लगते हैं कि चलो यहाँ पर भी कोई आ गई जो कि यहाँ पर स्टैंड आउट करती है। जियोंगवा पूछते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है, तो सियोलेन कहती है कि वो अभी तक इनएस्केपेबल नेट से बचता आया है, मतलब कि हमने जितना सोचा था वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर वो ऐसे ही चेस करते रहेंगे तो वो उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो जियोंगवा पूछते हैं कि वो कहना क्या चाहती है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो सियोलेन कहती है कि उन्हें प्रेडिक्ट करना होगा कि वो अगला कहाँ पर जाएगा। तो जियोंगवा पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ पर जाएगा और वो वहाँ पर पहले से जाकर उसका वेट करेंगे। सियोलेन कहती है कि उसे इस लोकेशन का मोटा मोटा आइडिया है और अभी तक वो असासिन यहाँ पर पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो सेफ प्लेस पर जाने की सोचेगा। तो शायद वो उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसे असासिन के तौर पर बड़ा किया गया हो, क्योंकि उसके लिए वो जगह घर जैसी होगी। और उन्होंने जितना पता लगाया है, ब्लड शैडो ग्रुप के कैप्टन ने असासिन्स को बैटेंग के आसपास ही बड़ा किया है। और जियोंगवा कंफर्म करती है कि उस जगह पर बहुत सारे सप्लाईज भी भेजी गई थी, और वो फैसला करती है कि वो सियोलेन के प्लान के हिसाब से ही काम करेगी और वो पहले बैटेंग जाएंगे और असासिन का वहाँ पर वेट करेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पियोवल के पीछे किंग चेंग सेक्ट पड़ी थी और पियोवल किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा था, पर क्योंकि वो इंजर्ड है तो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। पर पियोवल यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल मेरे पीछे है, पर मैं उनसे यहाँ से दूर जा सकता हूँ। पर उसे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि एमए सेक्ट आखिर कैसे प्रेडिक्ट कर रही है कि आखिर वो कहाँ पर जाएगा, और वो वहाँ पर सभी पहले से ही मौजूद है। और तभी उसकी नज़र सियोलेन के ऊपर पड़ती है। पियोवल को देखते हैं जो कि किंग चेंग एंड एमए सेक्ट के लोगों से बचकर भाग रहा था, पर वो ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो कहाँ पर जाएगा। इसके बारे में उन्हें पहले से कैसे पता चल जा रहा है। पर वो भागते हुए अचानक ही नोटिस करता है कि उसके पीछे जो लोग आ रहे थे वो अचानक ही रुक गए हैं। पर वह कुछ फिगर आउट कर पाता उससे पहले उसके पीछे से कोई हमला करता है, जिससे कि उसके पास बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये हमला किया था सीनियर ब्रदर ने, पर उनका हमला निशाने पर नहीं लगता। पर हमें सीनियर ब्रदर के बातों से पता चलता है कि वो यहाँ पर बस स्ट्रेट पाथ को क्रिएट करना चाह रहे थे ताकि पियोवल को यहाँ पर पकड़ना आसान हो, पर वो अपने रेज पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ये हमला कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो उन्हें डाउट होने लगता है कि कहीं पियोवल इसमें मारा ना गया हो, इसलिए वो अपने लोगों को जल्दी से जाकर पियोवल को जिंदा पकड़ने को कहते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर पियोवल से ये काम किसने करवाया है। इसी के साथ हम जियोंगवा को भी देखते हैं जो कि ऊपर से पियोवल के ऊपर नजर रख रही थी, और वो डायरेक्ट ही पियोवल के ऊपर हमला करती है उसे मारने के इंटेंशन से। और ये किंग चेंग सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। हमले के बाद जियोंगवा कहती है कि उसका पीछा करो, उसे कभी हम माफ़ नहीं कर सकते। और पियोवल को ढूंढते हुए उन्हें वो अंडरग्राउंड जगह मिल जाती है जहाँ पर पियोवल को असासिन बनाया गया था। और किंग चेंग सेक्ट के लोग कंफर्म करते हैं कि पियोवल यहाँ से ही अंदर गया है। सीनियर ब्रदर पास आकर ये देखते हैं, पर वो बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। पर क्योंकि वो यहाँ से अंदर गया है तो उन्हें भी अंदर जाना ही पड़ेगा। और वो अपने लोगों को रस्सी की मदद से नीचे उतरने को बोलते हैं क्योंकि किसी भी हालत में उन्हें पियोवल को जिंदा पकड़ना है। और किंग चेंग के लोग एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं, जो देखकर जियोंगवा कहती है कि हम भी अंदर जाएंगे और उसे पहले हमें पकड़ना होगा ताकि हम उसे पहले मार सके। और जब सीनियर ब्रदर नीचे उतरते हैं वो अंदर का स्ट्रक्चर को देखकर पूरा हैरान हो गए थे कि यहाँ पर इतना कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जियोंगवा भी नीचे उतरती है और उसके लिए भी ये जगह पूरी अनजान थी। जियोंगवा सोच रही होती है कि ब्लड शैडो ग्रुप ने असासिन्स को यहाँ पर ही बड़ा किया है, तभी हम लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे।
फिर वो दोनों इस जगह को अच्छे से देखने के बाद वो दोनों समझ पाते हैं कि यह जगह किंग चेंग सेट की एक कार्बन कॉपी है। तभी किंग चेंग सेट का एक लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की, ऐसी जगह आखिर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, ये तो बिल्कुल किंग चेंग सेट की कार्बन कॉपी है। और वह सीनियर ब्रदर को कहता है कि हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। और वो ये भी कहता है कि शायद ये प्लानिंग बहुत समय से चल रही है, क्योंकि बिना किसी के मदद से ऐसे फैसिलिटी को मेंटेन करना नामुमकिन है। तो कोई तो है जिसने मदद करी इस जगह को प्रोटेक्ट करने में, और जो कोई भी इसके पीछे है हमें उसे ख़त्म करना ही होगा। सीनियर ब्रदर फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो करेंगे, पर उससे पहले हमें उस असासिन को पकड़ना पड़ेगा, और वो भी जिंदा। जियोंगवा कहती है कि मैं मेरे डिसाइपल्स को लेकर दूसरी ओर जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। पर सीनियर ब्रदर कहते हैं जो भी करो पर उसे जिंदा पकड़ना, तुम चाहो तो उसका हाथ पैर काट दो, उसे लंगड़ा लूला बना दो, पर मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा हो, और तुम ये कर सकती हो क्यों, है ना। जियोंगवा इस बात पर हाँ तो कहती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। सीनियर ब्रदर आगे कहते हैं कि अगर असासिन यहाँ पर मारा जाता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि किसी ने हमारे सेट को नीचा दिखाने की कोशिश करी है, तो मैं उन्हें ढूंढूंगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर ये काम 5 ग्रेड सेक्ट में से किसी ने किया हो तब भी। जियोंगवा कहती है कि आप चिंता मत करिए, हम उसे जिंदा ही पकड़ेंगे। पर जियोंगवा मन में सोच रही होती है कि वो हमारे सेक्ट के ऊपर ही शक कर रहा है, हमें अभी कुछ भी करके उसे किंग चेंग सेक्ट से पहले ही ढूंढना होगा और उसे पहले ही मारना पड़ेगा। उसके बाद हम सियोलरेन को देखते हैं, पर वह जब से यहाँ पर अंदर आई है उसे खतरे की फीलिंग होती जा रही है। सभी लोग यहाँ पर उसे ढूंढने का सोच रहे हैं, पर सभी भूल गए हैं कि ये जगह उसका डोमेन है, यानी यहाँ पर शिकारी हम नहीं बल्कि शिकारी वो है। यहाँ पर सीनियर ब्रदर चारों तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि शायद इतनी बड़ी फैसिलिटी बस गुस्से को मारने के लिए किया नहीं गया होगा। और वो ये भी नोटिस करते हैं कि जो पैलेस बिल्कुल सेंटर में है वो किंग चेंग सेक्ट के बराबर की क्वालिटी के बनाई गई है, जबकि दूसरे बिल्डिंग्स जो कि यहाँ पर है उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है। पर वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या असासिन्स ये सब अकेले बना सकते हैं, पर यह भी हो सकता है कि उन्होंने एक पुरानी फैसिलिटी को यूज़ किया हो। पर आखिर कौन इस केव को बना सकता है, उन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और आगे चलते हुए वो आखिरी रूम तक पहुंच जाते हैं जो कि लेम का रूम है, और घर को सर्च करते हुए उन्हें एक सीक्रेट ब्लॉक मिलता है, और उसे खोलते ही उन्हें अंदर वही स्क्रॉल मिलती है जिसमें गुस्से को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सीनियर ब्रदर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर कोई 5 लाख गोल्डियन के बदले किंग चेंग सेट का फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकता है। और वो इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि उनसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिससे कि कमरे का दीवार टूट जाता है। पर दीवार के अंदर उन्हें आगे जाकर एक टेबल पड़ी हुई दिखती है, और वो जैसे ही उस तरफ जाने लगते हैं वो देखते हैं कि ये एक पतला रास्ता है, पर इसके चारों तरफ लाखों करोड़ों सांप है। और फिर उन्हें आगे जाकर टेबल पर एक बुक रखी हुई दिखती है, और वो देखते हैं कि 9 डीमन स्कूल की बुक है। और सीनियर ब्रदर से हमें पता चलता है कि 9 डीमन स्कूल एक क्लान थी जो कि बहुत समय पहले वॉर ऑफ हेवन एंड डीमंस में गायब हो गई थी। और ये बात इतनी ज़्यादा पुरानी है कि यह बात उन्हें लाइब्रेरी में रखे हिस्ट्री बुक से पता चली थी। उसके बाद हम किंग चेंग के लोगों को देखते हैं जो कि प्योवोल को ढूंढ रहे होते हैं, और उन्हें यहाँ पर कुछ चावल के दाने नीचे पड़े हुए मिलते हैं, यानी वो यहाँ पर ही कहीं आसपास है। पर उनमें से एक लड़का कहता है कि ये एक असासिन है, तो यह हो सकता है कि यह उसकी कोई चाल हो, तो उन्हें पूरा समय सतर्क रहना पड़ेगा। और वह सभी पूरे चौकन्ने होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर उनमें से एक आदमी पीछे रह गया था, और वो सोच रहा होता है कि जगह कितनी ज़्यादा डार्क है, एक टॉर्च यानी मसाल भी यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही। और फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके आसपास है, पर इतने अंधेरे में उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, प्योवोल उसके पीछे आकर उसे रस्सियों से बांधकर अंधेरे में ले जाता है, और किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ पर 2 आदमी बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सारे असासिन्स ऐसे एक जगह पर रह रहे थे, पर अब उनका काम है इस असासिन को जिंदा पकड़ना और उससे सारी जानकारी हासिल करना। और वो ये भी कह रहे होते हैं कि गुसेंग को प्योवोल ने किसी धोखे से ही हराया होगा, क्योंकि गुसेंग कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं सकता, और उसके जैसा कोई कभी किंग चेंग सेट के सामने टिक नहीं पाएगा। वो ये सारी बातें करते हुए जा रहे थे कि जो लास्ट में था उसे प्योवोल मार देता है, और ये देखकर सभी पूरे पैनिक कर जाते हैं।
पर उनमें से एक लड़का अंधेरे में भागता है पियोवोल को मारने के लिए, पर उसे बाकी दो मना कर रहे होते हैं कि उन्हें अलग अलग होना नहीं चाहिए, पर वो नहीं सुनता। पर जो दो यहाँ पर खड़े हुए थे, पियोवोल उनमें से एक के ऊपर हमला करके उसे अंधेरे में खींच लेता है। और अभी जो अकेला यहाँ पर बचा हुआ था वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि डरपोक असासिन यहाँ पर छुपे क्यों हुए हो, मेरे सामने आओ। अंधेरे में छुपकर वार क्यों करते हो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। पर जैसा कि होना था, पियोवोल उसे भी अंधेरे में खींच लेता है। फोकस करता है किंगचेंग सेक्ट के एक दूसरे ग्रुप के ऊपर, जिन्हें कुछ पैरों के निशान मिले थे, पर इसमें उनके भी पैरों के निशान हैं, जिस वजह से पियोवोल के पैरों के निशान कौन से हैं यह पहचाना नामुमकिन है। उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम है किंग मिंग। मिंग सोच रहा होता है कि अगर भागना उसका सोल पर्पस है तो वो जो हो सके वो करेगा हमसे दूर जाने के लिए। पर वो अभी अपने दुश्मनों को अपने डोमेन में ले आया है, जिस जगह को वो सबसे अच्छे से जानता है। मतलब वो यहाँ पर आखिर तक लड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। इसलिए मिंग सोचता है कि उसे ही पियोवोल को पकड़ना होगा, ताकि किंगचेंग सेक्ट में उसकी जो रेपुटेशन है वो और भी बढ़ जाए। मिंग फिर अपने टीम को ऑर्डर देता है कि अब से तुम सब मुझे फॉलो करोगे। हम लोग यहाँ पर दो ग्रुप बनाकर चलेंगे और हर समय पर एक दूसरे के लोकेशन को कंफर्म करेंगे। मिंग अपने लोगों को ये भी कहता है कि पियोवोल छोटे से छोटे मौके मिलने पर भी हमला कर देगा, तो उन्हें हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। और फिर मिंग जैसे ही टीम को लेकर आगे बढ़ता है, उसका पैर गलती से एक ट्रैप पर पड़ जाता है और ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि उन सभी के ऊपर एरोस के बौछार हो जाती है, जिससे सब अपनी जी जान लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही एरोस बंद हो जाती है, मिंग सोचता है कि आखिर इस जगह पर एक ट्रैप क्यों है। मिंग फिर अपने लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं हुई है, पर यहाँ पर कुछ लोग इंजर्ड हो गए हैं। पर वो तभी ऊपर की ओर देखता है और समझ आता है कि यहाँ पर अभी भी ट्रैप्स एक्टिवेट है, तो वो सभी को तैयार रहने को बोलता है। पर वो सोच रहा था कि आखिर ऐसे जगह पर कोई कैसे रह सकता है। और तभी हम पियोवोल को देखते हैं, जो कि उनके ऊपर से ही नजर रख रहा था। उसके बाद हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं, जो कि 9 डीमन स्कूल के किताब को देख रहे होते हैं, जो कि स्नेक्स, पॉइजन एंड सॉर्सरी के बारे में है। मतलब यहाँ पर जो इतने सारे सांप हैं, उन्हें यहाँ पर 9 डीमन स्कूल ही लेकर आई है रिसर्च करने के लिए। सीनियर ब्रदर सोच रहे होते हैं कि यह सोचना कि असासिन्स 9 डीमन स्कूल के पुराने बेस को यूज़ कर रहे होंगे, ये सोच के बाहर था। लगता है कि किंगचेंग वापस जाने के बाद मुझे 9 डीमन स्कूल के बारे में और भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एमएक्स सेट के 2 स्क्वाड्स, द गोल्डन फेन स्क्वाड हार चुकी है और द पियर ब्लॉसम स्क्वाड कहीं पर भी नहीं मिल रही। और इन ग्रुप्स को जो लीड कर रही थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, पर जियोंगहुआ उसे संभालती है। ऑल्दो उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ पर है और वो कहाँ से हमला कर सकता है, पर वो सभी को ही पियोवोल के लिए तैयार रहने को बोलती है, और ये भी कि सभी साथ में रहे और पैनिक ना करें, क्योंकि पियोवोल अभी इंजर्ड है तो वो कोई रेस मूवमेंट्स नहीं करेगा। मतलब अभी उन लोगों का पल्ला भारी है। और ये बात पियोवोल भी सोच रहा था, जो कि वहीं पर ही मौजूद है। वो सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक वेट करेगा तो वो यहाँ पर हार जाएगा। इसलिए वो डायरेक्ट जियोंगहुआ के ऊपर हमला करता है, ताकि एक ही झटके में जियोंगहुआ ख़त्म हो जाए। और वो इसके लिए हमला तक करता है, पर उसके पास आते ही जियोंगहुआ उसे सेंस कर लेती है और उस पर वार करती है, और दोनों भी बिल्कुल हेड ऑन आ चुके थे। पर पियोवोल जियोंगहुआ के हमले को डॉज करते हुए डायरेक्ट ही उसके आंखों की तरफ जाता है, जिससे कि जियोंगहुआ के ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय किया जा सके। और वह सक्सेसफुल भी हो रहा था, पर तभी उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि सियोलरन पीछे से आकर पियोवोल को स्टैब कर चुकी थी। पर उसने चेस्ट पर हमला नहीं किया था, जिस पर वो कहती है कि उसके सेंसेस ने उसे यहाँ पर हमला करने को बोला। तो पियोवोल कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सेंसेस हैं। सियोलरन कहती है कि उसने यह बात बहुत बार सुनी है। आगे वो कहते हैं कि तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते। तो पियोवोल कहता है क्या सरेंडर, और वो अपने रस्सियों का यूज़ करते हुए सियोलरन से दूर चला आता है और सबसे पहले अपने अंदर से स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, और फिर कहता है कि क्या कहा सरेंडर, क्या अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनकर सियोलरन ताता पापा करने लगती है। तो पियोवोल कहता है देखा, तो मुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अगर तुम हमें छोड़ रहे होते तो तुम्हें हमें मार के हमारा मुंह बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सियोलरन पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कितना कुछ पता है। पियोवोल कहता है कि उसे पता है एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज इस सबसे कनेक्टेड है, और वो ये भी कहता है कि वो एक डीमन है।
यहाँ पर जियोंगवा सियोलरेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और वो कहती है कि आखिर तुम पॉइंटलेस बातों में समय बर्बाद क्यों कर रही हो, उसे जल्दी से यहाँ पर मार दो। सियोलरेन पियोवोल को कहती है कि उसका भी मास्टर से ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है, पर वो ज़रूर गुसेंग यानी उसका फियोंसे का बदला लेगी। और उसकी इस एनर्जी को देखकर पियोवोल समझ गया था कि अगर वो हेड ऑन जाएगा तो ये सुसाइड करने जैसा होगा। पर तभी उसके ऊपर साइड से कोई जोरदार हमला करता है जिससे कि पियोवोल रोक नहीं पाता और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह थे सीनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तो तुम यहाँ पर हो। और ये देखकर जियोंगवा पूरी डर गई थी क्योंकि उनकी पोल यहाँ पर खुलने वाली है। इसलिए जियोंगवा खुद ही आगे बढ़ती है पियोवोल को मारने के लिए, पर सीनियर ब्रदर उसे रोक देते हैं। जियोंगवा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे मारना ही होगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि वह कब क्या कर दे। तो सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो जो भी होगा मैं खुद संभाल लूँगा। और वो पियोवोल के पास आकर कहते हैं कि तो ये तुम हो जिसने गुसेंग को मारा है, बताओ आखिर तुमने उसे क्यों मारा। तो पियोवोल कहता है क्योंकि मैं एक आसासिन हूँ। जिस पर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि एक आसासिन के पास भी एबिलिटी होती है अच्छे और बुरे के अंदर पहचान करने की। तब जाकर पियोवोल बताता है कि जब वो 14 साल का था उसे किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था, तो उसके पास लग्जरी नहीं थी ये सोचने की कि आखिर सही या फिर गलत क्या है। और ऐसे भी अगर किसी को आसासिन के तौर पर बड़ा किया गया हो उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। सीनियर ब्रदर पियोवोल को देखकर सोच रहे होते हैं कि उसके आंखों को देखकर लग रहा है अगर उसे अच्छे से बड़ा किया गया होता तो वो एक मैग्निफिसेंट टैलेंट होता। पर फिर वो स्क्रॉल को बाहर निकालते हैं जो देखकर पियोवोल कहता है तो आपको ये रिक्वेस्ट लेटर मिल चुकी है। तो सीनियर ब्रदर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता था, तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हें यह भी पता होगा कि आखिर रिक्वेस्टर कौन है। तो पियोवोल कहता है कि वेल मैं गैस कर सकता हूँ कि आखिर ये कौन हो सकता है, और तुमने भी उन्हें ही मुझे मारने से रोक दिया है क्योंकि तुम भी वही सोच रहे हो कि आखिर ये कौन हो सकता है। और सीनियर ब्रदर ये सुनकर जैसे जियोंगवा की ओर देखते हैं, जियोंगवा के डर के मारे हालत खराब होने लगी थी। तभी वहाँ पर मिंग भागते हुए आता है और सीनियर ब्रदर के पूछने पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी थे उनके डेथ ट्रैप में फंसकर हो गई है। सीनियर ब्रदर फिर उठकर खड़े होते हैं और पियोवोल को कहते हैं कि एक सडन डेथ तुम्हारे ऊपर दया करने जैसा होगा और मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करूँगा। और वह पियोवोल को कहीं घसीट कर लेकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मौत नरक में होने से भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। तुम इतना तो कर ही सकते हो ताकि तुमने जिन लोगों को मारा है उनका तुम थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर पाओ। यह सुनकर पियोवोल हंसने लगता है और सोच रहा होता है कि आखिर मेरे 7 सालों का क्या होगा जो कि मुझसे छीन लिया गया था, आखिर उनके भरपाई कौन करेगा। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद सीनियर ब्रदर उसे घसीटते हुए उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर 9 डीमन स्कूल की किताब थी और चारों तरफ सांप। सीनियर ब्रदर उसे पूछते हैं कि क्या उसका भी मन कर रहा है यहाँ पर आने के बाद कि उसे प्रायश्चित करना चाहिए, पर पियोवोल कुछ भी नहीं कहता, पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो देखकर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बात तक करना नहीं चाहिए और तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में रहने का। अभी यहाँ पर तुम एक दर्दनाक मौत मरो ये सोचते हुए कि आखिर तुमने क्या क्या पाप किए हैं। और वह पियोवोल को लेकर लाखों सांपों के ऊपर फेंक देते हैं। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि जैसे ही हम सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं इस जगह को सील कर देना ताकि इस जगह को दोबारा कोई भी यूज़ ना कर सके। और अभी क्योंकि पियोवोल सांपों के ऊपर लेटा हुआ था उसे सांप काटना शुरू कर देते हैं। इससे पियोवोल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो सोचता है कि क्या तुम्हें लगता है अगर तुम मुझे यहाँ पर फेंक दोगे तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और फिर वो सांपों को वहीं पर पकड़कर खाने लगता है प्रेजेंट से 7 साल बाद। और अभी ये अंडरग्राउंड जगह एक खंडर बन चुकी है। जो लोग उस दिन यहाँ पर मारे गए थे बस उनके कंकाल यहाँ पर पड़ी हुई है। और फिर सीन फोकस करता है उसी जगह पर जहाँ पर पियोवोल को फेंका गया था, जहाँ पर कई लाख सांप थे। पर अभी यहाँ पर कोई भी सांप दिखाई नहीं दे रहा, बस पियोवोल ही अंदर बैठा हुआ है। तभी एक सांप पियोवोल के पास आने लगता है उसे काटने, पर पियोवोल उसे ही कच्चा चबा जाता है। यानी यहाँ पर जितने भी सांप थे पियोवोल ने उन्हें 7 सालों के अंदर खाकर ख़त्म कर दिया है। और हम ये भी देखते हैं कि उसके शरीर में जो कपड़े थे वो भी नहीं बचे हैं और उसके बाल और उसके नाखून भी बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। उसके बाद हमें बैटेंग शहर के एक ब्रोथल को दिखाया जाता है जिसके खिड़की में से एक आदमी उड़कर नीचे गिरता है और हम पियोवोल को देखते हैं जो कि उसे ब्रोथल के अंदर बैठा हुआ था।
पियोवल कहता है क्या मैंने नहीं कहा था मैं यहाँ पर सिर्फ 3 दिन ही रहूँगा। मैं यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करूँगा, तो मुझे भी परेशान मत करो। तभी वहाँ पर ब्रोथल के मैडम और 2 आदमी आ जाते हैं। मैडम सोच रही होती हैं कि आखिर उसने भी कौन से सॉर्सरी को यूज़ किया, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम सफ़ेयर हाउस के मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर हाथ उठाने के बाद ठीक रहोगे। पियोवल कहता है कि सफ़ेयर हाउस, कभी इसके बारे में सुना नहीं। और वो ये कहकर सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज़ करके दोनों ही आदमी को पकड़ लेता है, जिससे कि दोनों का ही दम घुटने लगा था। मैडम ये देखकर पूरी चौंक गई थी और सोच रही थी कि उसने सफ़ेयर हाउस के वॉरियर्स को बस अपने कलाई को हिलाकर ही डाउन कर दिया। उसके जैसा कोई सिचुएशन में भी है उन्हें पता तक नहीं था। मैडम फिर कहती हैं कि माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पहले आपको पहचान नहीं पाई। आप जब तक भी यहाँ पर रहेंगे आपको हर सुख सुविधा दी जाएगी और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। पियोवल यह सुनकर मैडम की ओर देखता है और उसकी आंखों को देखकर मैडम पूरी घबरा गई थी और उन्हें लग रहा था कि पियोवल की आंखें एक सांप की तरह है जो कि उन्होंने जंगल में एक दिन देखा था। पियोवल फिर कहता है 3 दिन, और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। और वो उन दोनों आदमी को छोड़ देता है। और फिर 3 दिन उस लड़की के साथ ब्रोथल में बिताने के बाद पियोवल तैयार होकर बाहर आता है। मैडम उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना पैक करके दे देती है ताकि उसे जब भी भूख लगे वह खाना खा सके। और फिर पियोवल आगे की ओर निकल जाता है। मैडम फिर उस लड़के सियोलहाइन से पूछती है कि आखिर वो कौन था। तो सियोलहाइन कहती है कि वह बस एक गेस्ट था जो कि हमारे ब्रोथल में आया था। मैडम फिर कहती है कि वो अपने सामने आए ग्रिम रीपर को पहचान नहीं पाई है। लगता है कि जियांगू में एक नया डेथ स्टार अपियर हो गया है। उसके बाद पियोवल आगे बढ़ ही रहा होता है कि जोरदार बारिश आ जाती है, इसलिए वो पास के ही एक टूटे हुए घर में जाकर रुकता है बारिश खत्म होने तक। पियोवल बैठकर सोच रहा था कि बाहर की दुनिया सच में काफ़ी खूबसूरत है। अभी पूरे 7 साल बीत चुके हैं उस दिन को, पर मैं अभी भी मेरे पास्ट के एक दिन को भी भुला नहीं पाया हूँ। पर अगर मैं पास्ट को भुला नहीं पाया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और अगर मैं अभी चेंगडू जाता हूँ तो मैं किंगचेंग और एमी सेट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर पाऊँगा। तभी हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि बारिश से बचने के लिए उसकी ओर ही भागकर आ रहे थे, जिनमें से एक लड़की है और 2 लड़के हैं जिनका नाम है रांजू, डाउसी एंड ह्यूलसियोंग। तीनों भागकर बारिश से बचने के लिए उसी घर में आते जहाँ पर पियोवल बैठा हुआ था। ह्यो डाउसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, उसकी वजह से ही उसके कपड़े भीग गए हैं। तो डाउसी कहता है कि आखिर तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो, तुम्हारे कपड़े मेरे वजह से थोड़ी भीगे हैं। तो हियो कहती है कि हम लोग इस सिचुएशन में तुम्हारी वजह से ही आ गए हैं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़कर हमें रास्ता दिखा रहे थे और तुम यहाँ पर रास्ता भूल चुके हो। और वहीं पर ह्यूलसियोंग जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो कहता है कि हे भगवान, आखिर मैंने क्या पाप किया है कि मुझे इन दोनों के साथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो हियो एंड डाउसी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे अलग हो। हियो की नज़र फिर पियोवल के ऊपर पड़ती है। हियो कहती है कि एक हैंडसम आदमी, सोची नहीं थी कि इस माउंटेन में तुम जैसे किसी हैंडसम के साथ मुलाकात होगी। तो डाउसी कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से हम लोग खोकर यहाँ पर आ पाए हैं। तो हियो कहते हैं कि चुप हो जाओ, बकवास मत करो। और फिर वो तीनों पियोवल को ग्रीट करते हैं। और हियो पियोवल को देखकर कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रही थी, जो देखकर डाउसी कहता है कि चलो यह फिर से शुरू हो गई। डाउसी फिर पूछते हैं कि पियोवल कहाँ पर जा रहा है। तो पियोवल कहता है कि चेंगडू। हियो कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा और हम तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी करेंगे। पियोवल उन्हें देखकर सोच रहा होता है कि इन तीनों का एक ग्रुप बनाकर आगे बढ़ना काफ़ी अजीब लग रहा है, पर वो सभी मास्टर्स हैं जो कि कहीं भी टीम अप कर सकते हैं। पर वह हियो को देखकर सोचता है कि क्या वह इस ग्रुप के सेंट्रल फिगर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जैसे कि वो कोई लीडर हो, पर लगता है कि कोई पावरफुल ऑर्डर है जिस वजह से ये तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पियोवल फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम तीनों के साथ ही आगे बढ़ूंगा। फिर वो चारों एक छोटे से बंदरगाह पर पहुंचते हैं जहां पर एक राइस कार्गो शिप लोड हो रही थी। डाउसी कहता है कि हम बहुत ही लकी हैं, ये लोग यहाँ से 1 घंटे में ही निकलने वाले हैं, तो हम लोग इन्हीं के साथ ही आगे निकल जाएंगे। पर हियो कहती है कि उसे राइस कार्गो शिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। हियो फिर पियोवल से पूछती है कि आखिर वो चेंगडू क्यों जा रहा है। तो पियोवल बताता है कि एक पुराने परिचित से मिलने। तो वो पूछती है कि पुराना परिचित मतलब। तो पियोवल बताता है कि कर्जदारों से मिलने। हियोसंग पूछता है कि क्या तुम कर्ज में हो। तो पियोवल कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझसे कर्ज लिया है, पर तुम सब क्यों जा रहे हो। तो हियो कहती है कि बिजनेस करने। यह सुनकर पियोवल पूछता है कि कौन सा बिजनेस, तुम लोगों के पास तो कोई सामान वगैरह भी नहीं है।
तो हियो कहती है कि तुम उन सभी चीज़ों को भी बेच सकते हो जिनको कि तुम देख नहीं सकते। डाउसी उसके बाद पियोवल से पूछता है कि वो कौन से क्लान से है, और जब पियोवल कहता है कि वो किसी भी क्लान से बिलोंग नहीं करता, यह सुनकर वो तीनों शौक होते हैं। पियोवल पूछता है कि क्या किसी क्लान में ना होना कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद सभी बैठकर आगे बढ़ते हैं और अपने मन में खोए हुए थे, और पियोवल बैठकर पानी की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। हियो तभी आकर कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, पर पियोवल कहता है कि कुछ नहीं। तो हियो कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर तो एक सेंटिमेंटल लुक था। तो पियोवल कहता है कि चली जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें यहाँ पर बैठकर ऐसी नॉनसेंस बातें करनी है। पर हियो इस बात का बुरा नहीं लगाती और फ्लर्ट करती जाती है। ये देखकर ह्यूसियोंग कहता है कि क्या उन दोनों को ऐसे अकेले छोड़ देना ठीक रहेगा। तो डाउसी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है एक ब्लड स्पाइडर एक लड़के के खूबसूरती से खो जाएगी? वो यहाँ पर जो भी कर रही है सोच समझ कर रही है, और वो ये जो क्यूट लड़की होने का नाटक कर रही है इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है। पर डाउसी ये भी कहता है कि उसे पियोवल को देखकर बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है, और क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, हियो को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद अचानक राइस कार्गो शिप के जो लोग थे अचानक पैनिक करने लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ पायरेट्स आ रहे थे उन्हें लूटने के लिए, ताकि उनका कुछ दिनों का राशन पानी निकल सके। पर शिप के लोग भी हथियार वगैरह लेकर तैयार हो जाते हैं, पर वो फिर भी डरे हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट में पायरेट्स है। तभी डाउसी आगे आकर कहता है कि लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर बड़ी मुसीबत में हो, क्या तुम लोगों को हेल्प चाहिए? वो आदमी पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो डाउसी कहता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूँ? और तभी पीछे से ह्यूसंग सीधा जंप करके पायरेट्स के बोट पर पहुंच जाता है, और उसने एंट्री काफी जबरदस्त स्टाइल में मारी थी, और वह उन्हीं के ही बोट पर सबके साथ एक साथ ही लड़ता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है, जो देखकर सभी लोग पूरे हैरान हो गए थे। डाउसी कहता है कि देखा तुमने, चलो इसके हुए 500 सिल्वर यंग्स। ह्यूसियोंग उसके बाद सभी पायरेट्स को डाउन करने के बाद जंप करके वापस से शिप में आ जाता है। डाउसी उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर ह्यूसंग कहता है कि अगली बार हियो को भेजना, मैं हर बार ये काम नहीं करूँगा। तो डाउसी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं जो भी कहूँगा वो वाइस लीडर सुनेंगी? ह्यूसियोंग कहता है कि अगली बार हियो को भेजना, मैं हर बार यह काम नहीं करूँगा। तो डाउसी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं जो भी कहूँगा वो वाइस लीडर सुनेंगी? मुझे बस खुशी होगी कि अगर मुझे डांट ना पड़े। फिर वो देखने लगता है कि आखिर हियो कहाँ पर है, तो वो अभी भी पियोवल से ही लगी हुई थी। हियो फिर पियोवल से पूछती है कि क्या उसके पास चेंगडू में रहने की कोई जगह है, अगर नहीं है तो वो उनके साथ रह सकता है। पर पियोवल कहता है कि उसे अकेले रहना पसंद है, जो सुनकर हियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पियोवल बहुत ही ज़्यादा कूल है। यह देखकर डाउसी कहता है कि हियो भी जैसा कर रही है यह देखकर लग रहा है कि पियोवल तो नहीं, पर वो ज़रूर उससे पड़ जाएगी। पर वो मन में सोचने लगता है कि अब वो जिस सिचुएशन से अब बाहर निकले हैं, अगर यहाँ पर कोई आम इंसान होता तो वो काफ़ी डर जाता, जैसे कि राइस कार्गो शिप के लोग डर गए थे। और उसे पियोवल को देखकर पहले से लग रहा था कि वो कोई आम इंसान है नहीं। यहाँ पर हियो गुस्सा हो रही थी और वो पियोवल को कहती है कि आखिर वो कैसे एक लड़की को रिफ्यूज़ कर सकता है जो कि कब से इतना इंटरेस्ट उसमें दिखा रही है। तो पियोवल कहता है कि मुझे जहरीले फूल पसंद नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। यह सुनकर हियो पहले मुड़ जाती है, पर वह फिर से अपना हैप्पी फेस लाकर कहती है कि तो तुम मान रहे हो ना मैं खूबसूरत हूँ। पर पियोवल के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। पियोवल ने यहाँ पर बैठकर सब कुछ नोटिस किया था और समझ पाया है कि यह तीनों ही वैगाबॉन्ड्स हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ के बदले पैसे लेते हैं, और अब उन लोगों ने यहाँ पर बस उतने ही स्ट्रेंथ को दिखाया है जिससे उनके बारे में सभी को ही चेंगडू में पता चल जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चेंगडू में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो जिस वजह से ये वैगाबॉन्ड्स वहीं पर ही जा रहे हैं? पर पियोवल इसको लेकर पूरा श्योर नहीं है, पर वो एक बात को लेकर तो पूरा श्योर हो गया है कि एमए सेक्ट एंड किंग चेंग सेक्ट यहाँ पर किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को होने नहीं देंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में ही कोई गड़बड़ हो गई हो। और हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जब जियोंगवा लास्ट में पियोवल को देखने आई थी। तभी पियोवल ने कहा था कि खुद को तैयार कर लो ताकि तुम्हें मेरी तरह ज़बरदस्ती प्रायश्चित करना ना पड़े। उसके बाद उनके शिप का सफ़र ख़त्म हो जाता है और उन्हें अभी बाय लैंड ही आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए तीनों घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। डाउ से पियोवल को कहता है कि हम लोग कल सुबह तक चेंगडू पहुंच जाएंगे और तुम अभी क्या करोगे? तो पियोवल कहता है कि वो आज की रात यहाँ पर ही रहेगा। तो हियो कहती है कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो दोनों अभी आगे ट्रैवल नहीं कर सकते एक साथ।
पियोवोल कहता है कि उसे यहाँ पर रहकर किसी चीज़ के लिए तैयारी करनी है, पर वो जब चेंगडू पहुँच जाएगा तो वो उसे कांटेक्ट करेगा और हियो पियोवोल से इसके बारे में एक प्रॉमिस भी लेती है। उसके बाद तीनों चेंगडू की ओर निकल जाते हैं और पियोवोल भी निकल जाता है एक होटल की तरफ। और वो जैसे ही एक होटल में एंटर करता है, होटल का ओनर पूछता है कि वो यहाँ पर रहेगा या सिर्फ खाना खाएगा। तो पियोवोल कहता है कि दोनों ही, पर पहले खाना खाऊंगा। और वो जाकर एक खाली टेबल पर बैठ जाता है। पर यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए थे वो पियोवोल को देखकर कंफ्यूज हो गए थे, क्या ये सच में कोई लड़का है या फिर लड़के के भेष में कोई लड़की, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों से भी खूबसूरत लग रहा है। पियोवोल यहाँ पर बैठकर शांति से खाना खाने जा रहा था कि एक आदमी जेंग वूरेक उसके टेबल पर आ जाता है और कहता है कि वो 9 ट्रेजर्स एस्कॉर्ट ग्रुप का चीफ एस्कॉर्ट है। पियोवोल ये सुनकर कहता है कि तो मैं क्या करूं? तो जेंग कहता है कि उसने अपने कॉमरेड से एक शर्त लगाई है कि अगर पियोवोल एक लड़की हुआ लड़के के भेष में तो वह 2 टील्स ऑफ सिल्वर जीतेगा। तो पियोवोल कहता है कि बहुत ही बुरी बात है, पर तुम शर्त हार गए हो। तो जेंग कहता है अच्छा तो तुम एक लड़के हो? तो पियोवोल कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तभी बाकी के लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे नंगा करके चेक करो, और अगर जेंग ऐसा करेगा तो वो उसे फ्री के ड्रिंक पिलाएंगे। जेंग यह सुनकर पियोवोल को कहता है कि चलो जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। इस बात से पियोवोल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चॉपस्टिक को एक उंगली से मारकर जेंग का एक आंख फोड़ देता है, जो देखकर सभी पूरे चौंक गए थे, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक जोक की वजह से पियोवोल ऐसा कुछ कर देगा। और इसे जेंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। पर पियोवोल कहता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई चीज़ है और वो तुम्हारे आंखें देख नहीं सकती तो अच्छा होगा कि यह हो ही ना। और वो बड़े बेरहमी से उसके दूसरे आंख को भी फोड़ देता है। पर यह देखकर बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो सभी एक साथ ही पियोवोल के ऊपर हमला कर देते हैं। पर पियोवोल सभी के आंखों को ही चॉपस्टिक्स की मदद से मारकर उन्हें अंधा कर देता है। पियोवोल फिर कहता है कि तुम्हें अपने कामों की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए। उसके बाद सीन फोकस करता है अगले दिन सुबह चेंगडू में, जहां पर हियो और उसके टीम पहुंच चुकी थी। डाउ से कहता है कि चेंगडू का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में जितने भी लोग चल रहे हैं उनमें से आधों के पास हथियार है। तो हियो कहती है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर ह्यूलसियोंग जो कि एक मॉन्क है वो कहता है कि किसी का मिसफॉर्च्यून हमारा फॉर्च्यून है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। और वो दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं, पर वो अब तक उनके डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। और हियो अंदर भागकर जाकर किसी आदमी को पीछे से पकड़ती है, और यह है उनका कैप्टन, यानी ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स का कैप्टन, कैप्टन जेंग मोरियंग। मोरियंग कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो वाइस कैप्टन। ह्यूलसियोंग कहता है कि आपसे बहुत दिनों बाद मिलकर काफ़ी खुशी हो रही है। और डाउसी कहता है कि आप तो पहले से भी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। मोरियंग कहता है कि तुम दोनों से भी मिले मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो चारों टेबल पर बैठते हैं और डाउसी कहता है कि इतने लंबे ब्रेक में रहने के बाद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी है। तो मोरियंग कहता है कि हम सभी इसी वजह से तो यहाँ पर मिलने आए हैं। डाउसी फिर पूछता है कि क्या वो सच में इस मैटर में घुसेंगे। तो मोरियंग कहता है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी लग रही है? अगर लग रही है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो डाउसी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो वैसा कहा भी नहीं था। हियो फिर पूछती है कि यहाँ पर ये सब कुछ किंग चेंग एंड हेमिंग सेट की वजह से हो रहा है, क्यों, है ना? और उन चारों के बातों से हमें पता चलता है कि पिछले 7 सालों से किंग चेंग एंड हेमिंग सेट के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है, पर किसी को इसका रीज़न सही से नहीं पता है। पर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, जिसमें मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाई से लेकर एक ऑल आउट वॉर तक हो चुकी है। और इन 2 बड़े सेट के लड़ाई की वजह से सिचुएशन पूरी डिवाइड हो चुकी है। और अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि आगे जाकर एक बहुत बड़ा क्लास हो सकता है। यो सोच रही होती है कि आखिर वो दोनों किस वजह से फाइट कर रहे हैं। पर मोरियंग कहता है कि उनके लिए रीज़न जानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि उसे अभी एक मौका मिला है अपने सपने को पूरा करने का। उसके बाद हम पियोवोल को देखते हैं, जो कि रात गुजारने के बाद नीचे उतर रहा होता है। और उसे देखकर होटल का ओनर सोच रहा होता है कि आखिर किसे पता होगा उसके इस कोमल से चेहरे के पीछे इतना रूथलेस आदमी छुपा हुआ है। और वो बस प्रे कर रहा था कि जैसा पियोवोल यहाँ से जल्दी चला जाए। पियोवोल फिर नीचे आकर पूछता है कि आखिर यहाँ पर किसको सिचुएशन के इंटरनल अफेयर्स के बारे में अच्छे से पता होगा। तो ओनर पूछता है कि इंटरनल अफेयर्स मतलब? तो पियोवोल कहता है कि वो दोनों सेट के सिचुएशन के बारे में जानना चाहता है। तो ओनर कहता है कि अगर वो यहाँ से निकलकर बाएं मुड़कर सीधा जाएगा तो उसे आगे जाकर वर्कशॉप स्ट्रीट मिलेगी, और वहाँ पर एक जगह फायर ड्रैगन रूम के नाम से वो वहाँ पर जा सकता है।
फायर ड्रैगन रूम एक्चुअली एक सेक्ट है जिसे सिचुआन के कुछ आर्टिसंस ने बहुत समय पहले बनाई थी और वह बहुत समय से ही यहाँ पर बिजनेस करते आ रहे हैं और वह उसके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। पर उससे पहले उसे उनसे एक हथियार खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद वो उसके सारे सवालों का जवाब देंगे। और प्यूवल फायर ड्रैगन रूम की ओर जाने के लिए निकलता है और प्यूवल फिर वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर एक लड़का बैठकर हैमर से एक हथियार को फोर्ज कर रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर उसे क्या लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। आखिर उसे किसने कहा एक हैमर को यूज़ करने को? मैंने कहा था ना वर्कशॉप में बिल्कुल भी हैमर को यूज़ मत करना। और वो ये कहकर उसके सर पे एक मारता है और फिर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए रखा गया है बस वही काम करो। यह सुनकर उस लड़के को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर वो आदमी उसे वर्कशॉप में एंटर करने से मना कर देता है कुछ समय के लिए और उसे बाहर जाकर काम करने को कहता है। फिर वो आदमी प्यूवल को देखकर कहने लगता है कि लगता है कि हमारे कस्टमर ने कोई ऐसी चीज़ देख ली है जो कि उन्हें देखनी नहीं चाहिए थी। वैसे आपको यहाँ पर क्या चाहिए? प्यूवल पूछता है कि आखिर उस लड़के ने यहाँ पर क्या गलती करी थी। वो आदमी कहता है अच्छा तुम टैंक सोचू के बारे में बात कर रहे हो। मैंने सुना है कि वो टैंक क्लान का डिसेंडेंट है, पर वह बिना परमिशन का ही हैमर को यूज़ कर रहा था। क्या टैंक क्लान के डिसेंडेंट्स का हैमर को यूज़ करना अलाउड नहीं है? यह सुनकर वो आदमी कहता है कि क्या तुम सिचुआन में पहली बार आए हो? क्या तुम्हें टैंक क्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता? और वो पूछता है कि क्या टैंक क्लान के डिसेंडेंट्स हैमर को यूज़ नहीं कर सकते? तो वो आदमी कहता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है सिचुआन में? क्या तुम्हें टैंक क्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है? एक्चुअली टैंक क्लान पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि बहुत पहले उन्होंने डिमोनिक कल्ट का साथ दिया था। इसी वजह से उनके डोर्स को ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया एक आदमी के द्वारा जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ही टैंक क्लान के डाउनफॉल शुरू हो गई और सिचुआन के जितने भी सेक्ट्स थे उनके आंखों में टैंक क्लान बस एक धोखेबाज बनकर रह गया। इस वजह से कोई भी वर्कशॉप अपनी टेक्निक्स टैंक क्लान से रिलेटेड किसी को भी नहीं सिखाती है क्योंकि सभी को ही डर है कि कहीं हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो जाए। और अभी टैंक क्लान के एंसेस्टर की गलती उनके डिसेंडेंट्स अभी भुगत रहे हैं। वो आदमी कहता है कि यह सब टैंक क्लान की ही गलती है, आखिर उन्हें किसने कहा था कि डिमोनिक कल्ट का साथ देने को। फिर वो आदमी प्यूवल से पूछता है कि आखिर वो क्या खरीदना चाहता है। तो प्यूवल कहता है कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड जिसे कि मार्शल आर्टिस्ट दुश्मन के ऊपर थ्रो करके यूज करते हैं और ये एक्चुअली एक डैगर जैसा ही होता है। वो आदमी फिर प्यूवल को लेकर पीछे की ओर जाने लगता है जहाँ पर सारे हथियार रखे हुए हैं। प्यूवल पूछ रहा होता है कि उन्हें आमतौर पर कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो वो आदमी बताता है कि किंग चेंग एंड एमएक्स सेट के फुल स्केल फाइट के बाद उनके ऑर्डर्स अभी डबल हो गए हैं। सिचुआन का एटमॉस्फेयर पूरा कैओटिक तो हो गया है पर उनका बिजनेस अभी पूरा बूम कर रहा है और उनके जितने भी कारीगर हैं वो सभी पूरे व्यस्त हथियार बनाने में। यह सब कहते हुए वो आदमी प्यूवल को लेकर पीछे की ओर जा रहा था। तभी प्यूवल की नज़र सोचू के ऊपर पड़ती है जिसे कि 3 लोग पीछे मार रहे थे, यह कहते हुए कि तुम गंदे टैंक क्लान से आते हो और टैंक क्लान खत्म हुई है रूल्स को ब्रेक करने की वजह से, जैसे कि सोचू ने आज रूल्स को ब्रेक किया है और अभी तक वो हैमर को यूज़ नहीं कर पाई और सोचू जाकर हैमर को यूज़ कर रहा था और वो ये सब कहते हुए ही उसे नीचे गिराकर पीट रहे थे। तभी प्यूवल उसके सामने अपना डैगर फेंकता है और कहता है कि इंसान सच में जानवरों से भी बदतर होता है और तुमने जिस दिन अपनी वैल्यू खुद ही कम कर दी वो तुम्हें जिंदा फाड़ कर खा जाएंगे। अगर तुमने सहना एक आदत बना लिया तो तुम एक कुत्ते की जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। तो डिसाइड करो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर आकर फालतू बातें क्यों कर रहे हो। पर प्यूवल उसे इग्नोर करते हुए सोचू को कहता है कि डिसाइड करो आखिर तुम्हें कैसे जीना है। दूसरा लड़का इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की। तभी सोचू उठकर उस लड़के के गले पर काट लेता है। वो लड़का सोचू को छोड़ने को कह रहा था पर सोचू उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो उसके आंखों के ऊपर डैगर भी रख देता है ताकि वो यहाँ से हिल भी ना पाए। दूसरे लड़के सोचू को उसे छोड़ देने को कह रहे थे और कह रहे थे कि आखिर तुम एक इंसान को जानवर की तरह क्यों काट रहे हो। तो सोचू कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने मुझे कभी इंसान की तरह ट्रीट किया था। वो लड़के कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब करके यहाँ से निकल जाओगे। सोचू कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो मर्जी आता है वह कर सकते हैं। पर अगर उन लोगों ने उसे फिर से परेशान करने की कोशिश करी तो उसका डैगर और उनका गला होगा। और फिर उसके बाद वो 2 लड़के इंजर्ड को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ही सोचू भी बेहोश हो जाता है।
पर पियोवल उसे पकड़ता है और उसे लेकर उसके घर छोड़ने जाता है। सोचू के घर को देखकर पियोवल कहता है कि तुम्हारा घर सच में काफी ज्यादा अच्छा है। तो सोचू कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझे मौक करने की कोशिश कर रहे हो। पर पियोवल कहता है कि ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, अगर तुम इसे एक ऐसे जगह से कंपेयर करोगे जहाँ पर बस सांप ही रहते हैं। पर सोचू को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई जगह भी हो सकती है। पियोवल फिर जाने लगता है ये कहकर कि उसे कुछ काम है। तो सोचू पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है, जिस पर पियोवल कहता है कि क्या तुम हमेशा दूसरे लोगों के मैटर में अपना नाक घुसाते हो। तो सोचू कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता इस मामले में हम दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। तो पियोवल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और वो कहता है कि वो जा रहा है कुछ लोगों से अपना हिस्सा बराबर करने, जिन लोगों ने उसे अबैंडन कर दिया था, उसे हंट करने की कोशिश करी थी। सोचू पूछता है कि आखिर वो कौन है, और पियोवल बता देता है कि यह किंग चेंग और एमी सेट के लोग, और वो लोग भी जिन्होंने इनकी मदद करी थी। यह सुनकर सोचू कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सिचुएन के फुल फोर्स के खिलाफ अकेले ही जाना चाहते हो। पियोवल कहता है कि हो सकता है कि मैं एक पागल हूँ, चलो अभी मुझे मेरा डैगर वापस करो, मुझे वो चाहिए। तो सोचू कहता है कि ये कचरा क्या कर सकता है। तो पियोवल कहता है कि यह कोई कचरा नहीं है, इसके मैंने 2 सिल्वर टाइल्स दिए हैं। सोचू कहता है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करके रिवेंज लेने जाओगे तो सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। और वह पियोवल को अपने बेड के नीचे से कुछ फ्लाइंग सोर्स निकाल कर देता है, और पियोवल देखता है कि इनका एज, बैलेंस एंड ड्यूरेबिलिटी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। पियोवल सोचू से पूछता है कि क्या उसने ये खुद बनाया है, उसे शायद बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई होगी इसे बनाने में। पर सोचू कहता है कि उसने इन्हें सीक्रेट में बनाया है, जिसके लिए उसे ज़्यादा समय नहीं मिला है, पर उसे इन्हें बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई थी। पियोवल पूछता है कि अगर वो उसे ये दे देगा तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सोचू कहता है कि क्या तुम किंग चेंग एंड एमी सेट से बदला नहीं लेने वाले, उनकी वजह से ही आज टेंकलान की यह हालत हुई है। पर वो ये नहीं कह रहा है कि टेंकलान ने जो किया है वो सही था, पर उन्होंने जिस तरह टेंकलान को ऑपरेस किया, जैसे उन्हें मारा, इसके लिए वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। और वह पियोवल को कहता है कि उसने ही तो उसे कहा था कि उसे सहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पियोवल फिर इन फ्लाइंग सोर्स को अपने मर्जी से उड़ाने लगता है, पर वो एक्चुअली सोल रिपिंग थ्रेड्स को यूज कर रहा है। और एक बात यह है कि ये थ्रेड्स दूसरों को नहीं दिखती, इसलिए सोचू ये सब अपने सामने होता हुआ देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब अपने आप ही हवा में उड़ रही है, पर आखिर कैसे। पियोवल फिर सोच समझकर इन ब्लेड्स का नाम फैंटम ब्लेड्स रखता है, और फिर सोचू को कहता है कि अगर तुम कभी मेरा नाम पियोवल सुनो तो समझ जाना कि मैं फैंटम ब्लेड्स को यूज कर रहा हूँ। और सोचू प्रे करता है कि जैसे पियोवल अपने काम में सक्सेसफुल हो। उसके बाद हम एक लेडी सियोना को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। सियोना कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि उसके बुलाने पर वो सभी यहाँ पर आए हैं। एक आदमी कहता है कि अगर लेडी सियोना बुलाएगी तो हर कोई आ जाएगा, अगर कोई नहीं आता है तो वो सबसे बड़ा पागल होगा। सियोना फिर कहती है कि उसकी सेक्ट दी 100 फ्लावर मून अभी किंग चेंग सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर को सह रही है, पर उसे खुशी है कि वो सभी उसके मदद करने के लिए आगे आए हैं। और वह आदमी कहने लगते हैं कि हम हमेशा ही अपना जी जान देकर 100 फ्लावर मून को प्रोटेक्ट करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि किंग चेंग सेट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो चेंगडू में कुछ भी कर नहीं सकते। यह सुनकर सियोना उन्हें थैंक्स कहती है, पर वह मन ही मन सोच रही होती है कि हर आदमी ऐसा ही होता है, कुछ नहीं बस वल्गर बारबरियंस। सियोना फिर उन्हें कहती है कि उसे एमए सेक्ट ने मिलने बुलाया है, क्योंकि किंग चेंग सेक्ट अभी काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से काम कर रही है, तो हो सकता है कि वह नेक्स्ट मीटिंग अटेंड ना कर पाए। सारे आदमी कहने लगते हैं कि हम भी आपके साथ ही जाएंगे, जो सुनकर सियोना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उन्हें थैंक्स कहती है। पर वो मन में सोच रही होती है कि वो सभी यहाँ पर मेरे लुक्स की वजह से आए हैं, और मैं उन सभी को ही मेरे साथ लूँगी जो मुझे एक फूल समझते हैं, यह ना जानकर कि आखिर मेरा रियल मोटिव क्या है। जब तक मैं एमए सेट के लीडर बनकर पूरे सिचुएन पर रूल नहीं करती, मुझे ऐसे ही काम करते रहना पड़ेगा। फिर वो सभी को लेकर बाहर आते ही उसकी नज़र पड़ती है पियोवल के ऊपर, जो कि खाना खा रहा होता है। सियोना उसे देखकर सोच रही होती है कि ऐसे ब्राइट लाल आंखें और इतना फेयर स्किन आखिर कोई कैसा हो सकता है। सियोना जल्दी से भागकर पियोवल के पास जाती है और कहती है कि यह उनकी पहली मुलाकात है, और क्योंकि वो एक ही जगह के लोग हैं तो क्यों ना वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। और फिर दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। सियोना फिर उसे पूरे रेस्पेक्ट के साथ पूछती है कि सर पियोवल, क्या आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं? पर पियोवल कहता है कि तुम जो चाहे वो सोच सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियोना पूछती है कि क्या कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो उसे बता नहीं सकता।
तो पियोवल कहता है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे ही एक्ट करती हो जब भी तुम किसी नए आदमी से मिलती हो। ये सुनकर एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे आकर कहता है कि आखिर तुम लेडी सियोना से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जल्दी से उनसे माफी मांगो। तो पियोवल कहता है कि माफी, पर मैं क्यों माफी मांगू। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।